हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो शॉर्ट सी वीडियोस है, उसमें हम स्लैटर रूल डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने बोला था हम सेपरेट एक वीडियोस में आप स्लैटर रूल डिस्कस कर दीजिए, तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स आपके नेट में भी पॉसिबिलिटी है। नेट में थोड़े से कम चांस है, बट आप जो भी एंट्रेंस दोगे आईआईटी जैम का एग्जाम्स देख लो या आपका CO2 यूजी का एग्जाम्स वगैरह पीजी का, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वैसे ही स्लैटर रूल के लिए फार्मूला क्या होता है, हमें जेड इफेक्टिव निकालना पड़ता है। उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट जेड माइनस सिग्मा, जिसको हम स्लैटर कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके लिए दो फार्मूलेज आपको देखने हैं कि कोई भी एलिमेंट्स दे रखा हो जिसका आप एटॉमिक नंबर देखोगे, अगर उसका लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो s में है तो क्या फार्मूला रहेगा, और लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो d में है तो क्या फार्मूला रहेगा, उसके लिए अपने को देखना है। तो सिंपल सा फार्मूला क्या देखना है। वैसे स्टूडेंट जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या है, अब जैसे हम ये बोलते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी एटम पड़ा, अपने बीच में न्यूक्लियस था, आउट मोस्ट जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियस पे प्लस है और बाहर वाली जो सेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन पे माइनस चार्ज होता है। अब सभी को पता है कि प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो जेड, अब हम वैसे भी देखते हैं कि एक एस है, मान लो एक पी है, सपोज एक एस है आपका, पी है, फिर डी है, एफ है। अब एस नजदीक होता है, पी और थोड़ा दूर है, डी और दूर है, तो जितना ज्यादा दूर डिस्टेंस होती जाएगी न्यूक्लियस से जो हम एस और पर, तो उतना जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। तो इनमें स्ट्रॉन्ग किसका होगा, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सा फार्मूला क्या करना है, आपको एक एग्जांपल लेंगे उसके हेल्प से बताएंगे। तो देखिए ये क्या फार्मूला होता है, अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन, मान लो सोडियम का एग्जांपल ले, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 11। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया सोडियम का। अब चेक कीजिए क्या फार्मूला, अब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन s1 में जा रहा है, तो फार्मूला क्या होता है आपका 0.35 प्लस में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। चलो हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। 0.35 इंटू लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है प्लस। ठीक है, अब होता है n-1 यहाँ पे 3 है ना सेल, यहाँ पे 2 वाले के काउंट करनी है। तो देखिए 2 और 2 ये वाले, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, उसके मल्टीप्लाई करनी है आपको 0.85 से। हेलो स्टूडेंट्स, तो बीच में सॉरी एक बार फोन आ गया था तो इसलिए हमारा बीच में कट हो गया था। तो देखिए हम ये बता रहे थे कि सिंपल सा स्लैटर रूल के जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक तो ये देखना है कि जिसमें लास्ट सेल का जो s में हो इलेक्ट्रॉन, तो जितना सा फार्मूला क्या देखोगे 0.35 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन से, और प्लस में 0.85 ने उससे नेक्स्ट वाली सेल के, और लास्ट में जो बच जाएंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करनी है। फार्मूला कैसे लगाओगे, जेड इफेक्टिव का जेड माइनस सिग्मा, जेड होता है एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स 11 है। अब सिग्मा स्लैटर कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, सोडियम के लिए पूरी कैलकुलेशन करोगे तो स्टूडेंट 8.8 आएगी आपकी, तो 11 में से 8.8 आप करोगे तो 2.2 आंसर आ जाएगा, और आप सोल्व करके भी कर सकते हो। और ये एक बार आया हुआ है डीयू का एंट्रेंस था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था सोडियम का, जेड इफेक्टिव पूछा हुआ था। तो जेड इफेक्टिव का मतलब कितना इफेक्टिव न्यूक्लियस है जो फील करते हैं, तो उसको निकालोगे कैसे, एटॉमिक नंबर में से सिग्मा स्लैटर कांस्टेंट के लिए जनरल से फार्मूले देख रही है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन मान लो ये तो s में था, सपोज यहाँ पे d में होता, लास्ट सेल में d में होता, तो जितना जनरल सा फार्मूला है 0.85 प्लस में जो इलेक्ट्रॉन डी में है। सपोज हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे होता कि 3d के बाद 45 होता, समझाने के लिए। तो क्या करते हैं आप स्टूडेंट्स, फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 के मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन बच गए उसको 1 से मल्टीप्लाई, और जेड इफेक्टिव निकालने का फार्मूला सेम है, जेड माइनस सिग्मा से ही आप निकालोगे। तो इसकी हेल्प से आप स्लैटर कांस्टेंट, और एक क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, CO2 एग्जाम्स जो देते हैं उनमें भी, आईआईटी जेम्स वाले में भी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियोस होगी वो फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सबको भी कमेंट कर देना किस टॉपिक्स पे आप डिस्कशन चाहते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और चैनल यूजफुल लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो या लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू।
ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो टुडे वी डिस्कस द एरोमेटिसिटी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो अभी तक स्टूडेंट्स काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सीएसआर नेट का ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे प्रेमलता थी, एक आधे स्टूडेंट्स और भी थे जिन्होंने बोला था। तो हम ट्राई करेंगे अल्टरनेट रखेंगे, जैसे आज ऑर्गेनिक का हम एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो कल हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक लेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक, ऐसे अल्टरनेट चलेगा अपना। और ट्राई करेंगे अगले वीक में और अच्छे से आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम ज्यादा वीडियोस बना पाए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर ना स्टूडेंट्स, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी जो सीयूईटी का एग्जाम देंगे, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, चाहे वो जैम का एग्जाम देंगे, नेट का देते हो, चाहे गेट का। एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है और काफी आसान भी रहता है, ठीक है। तो हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इस जो चैप्टर्स है एरोमेटिसिटी वाला छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, फिर एजुलिन उनके बारे में भी देख लेंगे। तो बेसिकली तो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता तो हम बेसिक से बता रहे हैं कैसे आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी, होमो, क्वासी, एजुलिन्स वाले जो कंपाउंड्स है, एनुलिन, उनको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे हम पहले 3 बेसिक कंपाउंड्स बताते हैं आपको, इनके बारे में पता चल जाएगा आपको। तो उसके बाद हम और जो 3 और होते हैं बेसिक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका एरोमेटिक, एक है स्टूडेंट्स आपका नॉन एरोमेटिक और तीसरा है स्टूडेंट्स आपका एंटी एरोमेटिक। देखिए ऐसा होता क्यों है, जर्नल थिंग्स की बात करें स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीनिंग वो स्टेबल होते हैं ज्यादा, जैसे हर एक थिंग्स है ना लाइफ में स्टेबल हो जाती है। अब हम है स्टूडेंट्स हो, कोई टीचर, हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं ताकि अच्छी जॉब मिले हमें, या खुद का कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ताकि लाइफ में सारी हम जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर पाए, ठीक है। सभी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, एक वेल सेटल लाइफ चाहते हैं हम, तभी हम स्टडीज करते हैं या और कुछ जो भी अपना स्टार्टअप करते हैं। वैसे ही जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए अगर आपके मान लो 4 कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, एक नॉन बन गया, एक एंटी एरोमेटिक है, तो इनमें आपसे स्टेबिलिटी पूछ ले या होमो का भी बताएंगे कि क्या ऑर्डर रहता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक रहता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है स्टेबल होने के लिए। अब ऐसे हमें कैसे स्टार्टिंग में, अब तो अपने लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट है उन्होंने रूल्स बना दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि एरोमेटिक कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो फर्स्ट थिंग्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपका एरोमेटिक आपको पता लगानी है तो सिंपल सी कंडीशन होती है एरोमेटिक के लिए। पहली कंडीशन कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब रिंग, यहाँ पे भी हम सिमिलर लेके चल रहे हैं ताकि सभी को इसमें करने में डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट थिंग्स तीनों में साइक्लिक, अगर रिंग आपको दिखाई दे रही है तो इन कंपाउंड्स मिल सकता है, इससे तो काम नहीं चलने वाला। सेकंड कंडीशन आती है प्लेनर। प्लेनर बोलते हैं प्लेनरिटी, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी sp2 या sp में भी कंसीडर कर सकते हैं आपकी, बट मेनली sp2। हम नॉन एरोमेटिक दिखते हैं, आपको कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 दिख जाती है तो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, आगे आपको चेक ही नहीं करना है। एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब देखिए ये वाला पॉइंट तो यहाँ से ही सेपरेट, सबसे आसान वे क्या होता है, अगर आपको किसी भी कार्बन की कंजुगेशन नहीं मिल रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गई है, तो डायरेक्ट आप पॉइंट आउट कर दोगे नॉन एरोमेटिक। अब 2 कंफ्यूजन रहता है अपने पास, क्या एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर एक आता है रोल में कौन, हक्कल रूल। कौन आता है स्टूडेंट्स, हक्कल। हक्कल एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बताया था, केमिस्ट बोल सकते हैं, साइंटिस्ट जो भी बोलो आप। तो हक्कल ने एक रूल दिया था, क्या था उसका वैल्यू, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और उसने n की वैल्यू अलग पुट करती थी, 0 पुट की, 1 पुट की, 2। अब देखिए ये रूल है 4n + 2 पाई, अगर स्टूडेंट्स आप n की वैल्यू 0 कर दोगे तो n 0, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिले, 2। n की वैल्यू अगर 1 कर दो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिले, 4 + 2 6, 2 पुट कर दो तो 10, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कैसा आपका हक्कल रूल को फॉलो कर, इसके लिए तो जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे रूल 4n + 2 नहीं होता, यहाँ रूल होता है 4n पाई। यहाँ 0 नहीं होगी वैल्यू क्योंकि 0 एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 अगर कर दो आप तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 2 कर दो तो 8, 3 कर दो तो 12, मतलब 4 का मल्टीपल ऐसे मिलेगा आपको। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इन तीनों को जो स्टूडेंट्स ने कभी पहले नहीं सीखा है तो इस वीडियोस के बाद वो कर पाएंगे क्वेश्चंस अपने। तो देखिए हम आसान से सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, और जिसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है, ऑर्गेनिक तो सारी
इसको तो सभी जानते हैं, सबकी फेवरेट क्या है, बेंजीन। बेंजीन से इतनी सारी रिएक्शंस देखते हो आप, मिलियंस में कंपाउंड्स देखते हैं हम अलग अलग। अब आपसे पूछ ले, बताओ एरोमेटिक बेंजीन को ही चेक करो, एरोमेटिक है, नॉन है, एंटी है। पहली कंडीशन देखो साइक्लिक, रिंग है ना, रिंग को ही बोल रहे, ठीक है पता है भाई। साइक्लिक चलते हैं कैसे, अब कंजुगेशन भी होनी चाहिए, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल। अब ऐसे भी हो सकता है, मान लो यहाँ हो ऐसे यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ पे ऐसे हो या नेगेटिव आ जाए, ऐसे कंजुगेशन हो रही है आपके, या ऐसे हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, वो अलग अलग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए साइक्लिक थी, रिंग थी, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, कितने पाई बॉन्ड हो गए स्टूडेंट्स, 3 हो गए। एंड एज वी ऑल नो, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हक्कल में यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 पाई आते हैं। प्लेनर भी है, रिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कैसे किया हमने। अब मान लो हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं ऐसे, अब बताइए आप खुद से सोच कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए क्या है। देखिए रिंग है, ठीक है भाई, रिंग हो गई। यहाँ देखिए डबल सिंगल कंजुगेशन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगी, sp2। अब बताइए यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, 2 होते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई। अब यहाँ देखिए अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आती है। साइक्लिक भी है, ये भी हो रहा है, और इसको फॉरेन पाई है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है आपका एंटी एरोमेटिक। ओके, अब ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका। उसके अलावा तो और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको पता लगाना है कि वो क्या होंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको ऐसे दे दिया, अब आपको कहेंगे, जैसे कई स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, देखेंगे भाई रिंग है, ठीक बात है, साइक्लिक मतलब रिंग है, प्लेनरिटी देखने के लिए ऐसे नहीं होता sp2 सबका। अब देखियो यहाँ पे इस कार्बन की देखोगे, इस कार्बन की तो sp2 है, बट इसकी देखो यहाँ पे तो एक कार्बन के दोनों सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब sp3 है, ये सारे sp3 है, और ना ही कोई कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप हक्कल रूल लगाने लग जाओगे, इनकी वैल्यू 0 करोगे कि हाँ मैम 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, बट वहां पे ये कहा था कंजुगेशन में भी होना चाहिए, कंजुगेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। और एक और उसको भी देखने की जरूरत नहीं थी, आप इस कार्बन सेंटर की देख लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है इन सभी की, sp3 आते ही आपको और कुछ चेक ही नहीं करना था, सीधा माइंड में क्या क्लियर करना चाहिए था आपका, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो कहीं भी sp3 दिख जाए तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे, नॉन एरोमेटिक है। दोनों ही sp2, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग करते हो कि कितने हैं आपके, 4 के मल्टीपल वाले आ रहे हैं, 4 8 12 16 इस टाइप से, तो आपका एंटी एरोमेटिक। और आपके वैसे हैकर रूल से आ रहे हैं 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। ये तो था सिंपल। जैसे हम एक और देते हैं आपको, पहले खुद से ट्राई करना है, वीडियोस को पॉज करके बताना, और इसका कॉमन नेम भी बता पाओ तो और अच्छी बात है। इसका कॉमन नेम कमेंट करना आप सभी क्या है, हम अभी नहीं बता रहे आपको, पी से शुरू होता है, ये हिंट देती है आपको, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो अलग से। अब देखिए रेजोनेंस में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें वो थिंग्स है। अब यहाँ पे इसके रेजोनेंस बताओगे तो ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट हो गया, ऐसे रिंग में जाएंगे आपके 2 4 और 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सभी की क्या आएगी, sp2, रिंग है ना, साइक्लिक, प्लेनर और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक। और इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, पायरोल। फ्यूरान सुना होगा आपने, वहां पे ऑक्सीजन आता था। थायोफीन सुना होगा, सल्फर आता था। ये इसके अलावा आप और अलग अलग एग्जांपल्स भी कर सकते हो। ये आपको पता चल गया। स्टेबिलिटी पूछे, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, नॉन, फिर एंटी। अब हम आपको 2 कंपाउंड और बताते हैं। होमो एरोमेटिक सुना होगा आपने, एक सुना होगा क्वासी एरोमेटिक। क्या बताया स्टूडेंट्स हमने आपको, एक क्वासी एरोमेटिक, तो वो भी बताते हैं। देखिए क्वासी एरोमेटिक जो होमो वाला पढ़ते हैं ना, वो होता है चार्ज की वजह से कोई स्टेबल हो रहा हो आपका, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, मान लेते हैं हम कुछ भी आपके स्टूडेंट्स, ये मान लिया एक ऐसा एग्जांपल है कोई, या सेकंड हम माने आपका चलो
पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए रिंग है स्टूडेंट्स, रिंग है भाई, साइक्लिक है, साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ कंजुगेशन देखिए, डबल यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो प्लस है, कार्बोकटाइन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। भाई साइक्लिक है, रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब 2 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, रूल लगाओगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आकर रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। अगर इसी इक्वेशन में ऐसे होता, यहाँ कोई प्लस नहीं होता तो ये कैसा बन जाता, आपके sp3 आती तो अलग ही कैटेगरी में चला जाता, नॉन एरोमेटिक। लेकिन जो कंपाउंड्स चार्ज की वजह से स्टेबल बन रहे हैं, एरोमेटिक बन रहे हैं, उनको क्वासी एरोमेटिक में डालते हैं। तो समटाइम्स जो एग्जांपल्स होते हैं वैसे यूजी पीजी आईटी जैम वाले लेवल पे क्या कर देते हैं, वो आपको क्वासी अगर ऑप्शन में दे रखा है, एरोमेटिक भी है क्वासी भी है नॉन, तो आप किस पे क्लिक करोगे, क्वासी एरोमेटिक। बट अगर चार्ज की वजह से हो रहा है, क्वासी एरोमेटिक ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप एरोमेटिक पे क्लिक करोगे। तो जो कंपाउंड चार्ज की वजह से ज्यादा स्टेबल बन रही हैं, ठीक है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाल दें। चार्ज अगर नहीं होते आपके प्लस तो ये नहीं हो पाता एरोमेटिक, स्टेबिलिटी के लिए हम करते हैं ये सारी थिंग्स, ठीक है। ये तो जो बेसिक थिंग्स थी। अब एक कंपाउंड्स और होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनोलिन, जैसे हम बेंजीन का ही बोले तो आपको 6 पाई एनोलिन बोलोगे, जितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं रिंग वाले, इसको हम ऐसे लिखते हैं आपका 6 पाई, फिर एनोलिन जो रिंग साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर एक टर्म होती है एजुलिन, जो साइक्लिक नॉन बेंजोनोइड्स कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं। फिर बाद में एक फ्रोस्ट डायग्राम है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें एजुलिन का डाल देंगे। फ्रोस्ट डायग्राम की हेल्प से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 2 कंपाउंड 2 चीजें और हैं, 2 से 3 इसमें क्रैक्स रूल्स भी आता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। और ट्राई करेंगे अगर उसकी लेंथ थोड़ी और बड़ी पाई तो उसी में हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे नेट की, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि 2 वीडियोस मैक्सिमम 2 वीडियोस और आएंगी ऑर्गेनिक की, एरोमेटिक वाले से। कमेंट कर देना कितना आपको समझ आ रहा है, और कोई इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो भी जरूर कमेंट करना। और जो भी वैसे हमने चैनल का आज ही एनालिटिक्स देखा था तो उसमें ये दिखा रखा है कि 100% में से ओनली 30% स्टूडेंट्स ही सब्सक्राइब कर रखा चैनल, 70% वीडियो जरूर वॉच करते हैं, व्यूज आते हैं जो पीछे की वीडियोस बना रखी है, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जरूर करें, ताकि और एजुकेटर्स को, कोई भी एजुकेटर हो, उनको काफी मोटिवेशन मिलती है। ऐसे हम रैंडमली नहीं बोलते किसी भी वीडियोस में, आज तक जितने भी आप देखोगे ना 1000 वीडियोस डाल रखे हैं, किसी में आपने नहीं देखा होगा, ना ही हमने वीडियो के एंड में स्टार्ट बीच में कभी नहीं कहा कि आप चैनल लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब। आपको लाइव में वैसे कि जब आपको यूजफुल लगता है तो आप जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी रहती है तो वो पूछ सकते हो आप हमसे, जितना हमसे सॉल्यूशन हो पाएगा तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ट्राई करेंगे इसके नोट्स की वीडियोस जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। के वीडियोस में हम देखने वाले हैं जनरल पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री के। वैसे ये वीडियोस हमने देखी थी वेकी साइंस के चैनल्स पे, तो वहां से हमने कंटेंट्स लिया था, तो आप देख सकते हो। वैसे हम पता है कि हमारी बॉडीज भी मेडअप होती है एटम से, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है तो पानी H2 से मिलेगा, सोडियम मेटल्स है तो Na से मिलेगा, किसी भी हम एटम्स के लिए तो एटम्स, हमारी बॉडी भी एटम से बनी डिफरेंट। फिर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जर्नल केमिस्ट्रीज के बारे में, जो आप अभी तक 9 से लेकर 12th फिर हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं, फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले ऐसे बोलता था कि जैसे लाइट का नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, ड्यूल नेचर है। पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक रेडिएशन इफेक्ट पढ़ते थे हम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के आउटरमोस्ट जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। एटम के इनसाइड तो एटम के इनसाइड एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना, 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक, और डिस्कवरी हो गई हैं 1-2 की। तो जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी थी उनको एक जगह रख दिया गया। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़े मेंडलीव, डोबर्नियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल्स की पूरी की। बाद में लकीली फिर स्टूडेंट्स हमने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में अभी हमारे लिए सही है, नहीं तो 118 एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए गए हैं। फिर हमने सेल्स के बारे में जाना, सब सेल्स क्या होते हैं, स्पीड क्वांटम नंबर के बारे में जाना क्या होता है, ठीक है, कि प्रिंसिपल क्वांटम मैग्नेट, ये सारा 11th में हम जो पढ़ते हैं। फिर हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज 0 होता है आपका। रेडियो एक्टिव डीकेस के बारे में, अल्फा बीटा गामा, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना एटम बम, न्यूक्लियर बम्स, इनके बारे में। तो केमिस्ट्री इतनी वास्ट है, मेडिसिन में आप देख लो उसमें भी, या हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं कैसी रिएक्शन होती है, कैसी हमें एनर्जी मिलती है, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ठीक है।
तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक थिंग्स में, कपड़ों के टैंक्स में देख लो आप, ये अलग अलग एग्जांपल्स के तरह से, जैसे अब कोई भी दो पार्ट्स हैं तो एक कैटायन जिसपे प्लस चार्ज होगा, एनायन जिसपे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ये रेडियो एक्टिव होती हैं, नोबल गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती। और न्यूट्रल एटम होगा, इसका मतलब वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम। वैसे मास किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, और जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे अगर कोई चार्ज गेन नहीं कर रहा। प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन ही करना होता है, और माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब ऐड हो रही है आपके इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड के बारे में जाना, प्रॉपर्टीज देखी कि कुछ मेटल्स हैं अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर, कुछ नॉन मेटल नहीं करती, बट सबका सेम नहीं है। जैसे नॉन मेटल कार्बन है, उसका एलोट्रोप्स है, हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट है, वो गुड कनेक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी कार्बन नॉन मेटल है फिर भी करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही हमने एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोरीन का देख लो, कोई भी एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। टेबल साल्ट का फार्मूला NaCl सभी को पता है। फिर हम अगर मान लो सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, पानी में समझ लो हाइड्रोजन एक एटम अलग था, ऑक्सीजन, जब आपस में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, एटम कंबाइन हो गए तो एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। फिर हमने बॉन्ड्स देखा कि दो चीजों के बीच में बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे दो चीजें बाइंड होती हैं, तो उसके आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन, मेटालिक, इनके बारे में हमने जाना कि दो चीजें कैसे बाइंड होती हैं, एक टाइप की प्रॉपर्टीज रखते हैं या नहीं है, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा कार्बन तीनों में था, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टरफुलेंस, पर तीनों की डायमंड हार्ड होता है, डायमंड की अलग थिंग्स है, ग्रेफाइट एक अलग है, बकनिस्टरफुलेंस होता है कार्बन का एलोट्रोप्स उसके अलग है। एटम सेम होने के बाद में वो भी डिपेंड करता है आपके। और स्टार्टिंग में 9th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किसने क्या डिस्कवरी की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूटन का चैडविक ने, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं वैसे तो। और पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में हम जाना, काइनेटिक जो मोशन की वजह से आती है, पोटेंशियल जो आपकी पोजीशन हम बताते हैं। और उसके अलावा फिर हमने इफेक्ट्स पढ़े, वेव नेचर के लिए इंटरफेरेक्शन और डायफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर से अगर प्रेडिक्टेबल्स आप देख सकते हो, अगर नहीं हो पाता तो देखिए 118 एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टीज करना बहुत ही डिफिकल्ट था अपने लिए, लेकिन अब कर पाए साइंटिस्ट ने अलग अलग यूज करके। और फिर जब एटम ज्वाइन होते हैं, आप देखते हो ना किसी में सिंगल बॉन्ड होता है, किसी में डबल, वो अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कंप्लीट। तो अगर एक की जरूरत है, मान लो किसी के फ्लोरीन में 7 थे तो उसको एक जरूरत है तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के 6 हैं तो उसको डबल की जरूरत है तो डबल बना लेगा, नाइट्रोजन के 5 है 3, 8 की जरूरत है, 3 और जरूरत है तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनुजेशन एनर्जी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैसी पावर है। एनुजेशन एनर्जी का मतलब जो बाहर वाली सेल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो आइसोलेटेड गैसेज एटम में होना चाहिए, मतलब फ्री रहना चाहिए, बॉन्डेड में होगा तो नहीं निकाल सकते हम। ये बेसिक टर्म्स के बारे में आप जानते हो। पूरी प्रेडिक्टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। एफिनिटी आपसे पूछ लिया, अट्रैक्ट करने वाली पावर तो क्लोरीन की ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की छोटी साइज हो जाती है और रिपल्सन वाला फैक्टर काम करता है वहाँ पे, ठीक है। ये वैसे ही आपको 3D वे से बता रखा है थोड़ा, और ये हमने एक चैनल्स पे देखा था तो उसका थोड़ा सा कंटेंट यूज किया है। जैसे दो NaCl था सपोज, तो सोडियम इसमें कैटायन है, क्लोरीन आपका नेगेटिव है, 9O। फिर हमने स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना। आयनिक बॉन्ड में होता है दो चीजों के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए जब इलेक्ट्रॉन का, जैसे सोडियम वाले में देखो, सोडियम के पास में 281 थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने कंप्लीट दे दिया तो 8 बचे उसके लास्ट सेल में, क्लोरीन के 7 थे उसने एक और ले लिया तो उसके पास 8 हो गए, दोनों ने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक होता है। और कोवलेंट में तो बराबर की शेयरिंग, मान लो एक फ्रेंड के पास 5 रुपए थे, दूसरे के पास 5, दोनों ने शेयर करके 10 रुपए कोई चीज ली, दोनों शेयर कर रहे हैं इक्वली, तो उसको आप क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन वाले में होता है कि देता एक है और शेयर दोनों करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो इनके बारे में हम 11th में वैसे सेपरेट वीडियोस भी बना रखी है, तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो वो भी। फिर मेटल्स की हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखी, क्या क्या पॉइंट्स है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटीज के बारे में जाना, एसिड बेस की रिएक्शंस देखी, ठीक है। डक्टिलिटी में वायर बनाते हैं, मेलेबिलिटी में थिन शीट्स बनाते हैं, जैसे वेफर ऑयलिंग के लिए आप देखते हो एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। उसके बाद हमने एसिड बेस की देखी, न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन, रेडॉक्स क्या है। तो बहुत सारी टर्म्स है केमिस्ट्री में। तो जैसे आप 9th से हमारा सेपरेटली शुरू हो जाता है, आपको स्टार्टिंग बेसिक अपने आइटम से ही शुरू होता है, मैटर से। मैटर है क्या, जो भी तुम अपने स्पेस के अराउंड जो भी थिंग्स देखते हैं, ठीक है। ये वैसे एग्जांपल्स की हेल्प से आपको 3D में दिखा रखा है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन में कैसे क्या है। और सोडियम क्लोरीन ने ले लिया तो उसमें माइनस चार्ज आ गया 9, और अगर वो दे रहा है तो उसके ऊपर चार्ज प्लस है, तो इसका मतलब Na प्लस हो गया,
ये ऐसे ही पार्ट का एग्जांपल ऑक्सीजन बोलोडर्स के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता रखा है कितना होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच रही है ज्यादा पावर है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन खींच रहा है तो हाइड्रोजन से, तो वो जो लेगा उस पे माइनस चार्ज आएगा और जो दे रहा है वो प्लस आएगा। और पार्शियल का मतलब कंप्लीट, ऐसे नहीं कि कंप्लीटली ले लिया, पार्शियली है हाफली, ठीक है। पार्शियल यूज नहीं करता केवल प्लस माइनस पूरा, तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है इलेक्ट्रॉन का। तो आयनिक के बारे में हम पढ़ते हैं, डायपोल फोर्स के बारे में, कोवलेंट कोऑर्डिनेशन, वैसे मेटालिक भी होते हैं, वैन डर वाल भी हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारी फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने अलग अलग, जैसे पानी का बता दिया, चफ का बता दिया। फिर हमने दो बॉन्डिंग भी पढ़ते हो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके भी दो टाइप्स होते हैं, इंट्रा और इंटर। हाइड्रोजन के लिए तो सीधी सी कंडीशन होती है हाइड्रोजन खुद होना चाहिए और 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। फिर इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इंटर INTR वाला उसमें होता है मतलब दो सेपरेट मॉलिक्यूल की जरूरत है, जैसे HF के अंदर बता रखा है। ये कैसे थिंग्स होती हैं एटम्स के अंदर। फिर बोश ने भी बताया था जैसे न्यूक्लियस पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो उसके अंदर कोलैप्स क्यों नहीं होता। ये बहुत सारी थिंग्स हैं जो आप सोचते हो, तो उसके एक्सप्लेनेशन है। स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे 9th से 12th तक कितना रहेगा, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे, BSc MSc या PhD करोगे, तो उसी टॉपिक वही रहते हैं, बस उनकी डिटेल नॉलेज आ जाती है, उसी के गहराई में आ जाते हैं। अभी आप मेन थिंग्स पढ़ते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में भी जानते हैं, सॉल्वेंट के बारे में भी, जिसमें आप डिसॉल्व करते हो, सॉल्यूशंस पढ़ते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सर है, ठीक है। तो बहुत सारे थिंग्स हैं जो सेपरेटली हम डिवाइड करके पढ़ते हैं अलग अलग। वैसे एक वीडियोस में कंप्लीट केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट्स भी किया था, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि पानी में अगर आप ऑयल मिलाते हो तो मिक्स नहीं होता। तो आप सबको भी कमेंट करना एक बार वीडियो को पॉज करके कि बताइए क्या हम ऐसा करें कि पानी में ऑयल को डिजोल्व हो जाए, घुल जाए आपस में। और ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया था आपको। फिर पहले लाइक का कंसेप्ट पढ़ते थे ना, कि जैसे पानी है, वाटर है, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर में डिजोल्व होना चाहेगा, लाइक सेम में। अब ऑयल की बात करें, वो एक नॉन पोलर है, तो लाइक अनलाइक में डिजोल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया था, उसी में थोड़ा सा अगर आप डिटोल डाल दो या साबुन का पेस्ट सॉल्यूशन मिला के उसमें डाल दोगे और फिर इसको डिजोल्व करोगे तो पानी में ऑयल घुल जाएगा। ऐसे आप करते भी हो, मान लो आपके हाथ के ऑयल लग गया, फिर आप साबुन से वॉश करते हो जाते हैं ना, ऐसे ही आप कपड़ों के ऊपर साबुन मतलब ऑयली हो गए या मिट्टी लग गई तो हम साबुन से साफ करते हैं, फिर पानी का यूज करते तो हो जाते हैं डिजोल्व। तो ये बेसिक थिंग्स है लाइक डिजोल्व, वो डिजोल्विटी पे डिपेंड करती है। ये बॉन्ड्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में ये हमने सेपरेटली डिस्कस किया था वैसे, कि सॉलिड में शेप और जो वॉल्यूम होती है दोनों फिक्स रहेंगी, बट लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, शेप चेंज हो जाती है। मान लो गिलास में डाल रखा है, एक प्लेट में डाल रखा है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना, वहाँ पे कौन सी भी चीज ना ही तो डेफिनेट मास उसका वॉल्यूम होती है। और ये जो साइज शेप की बात करें, शेप की भी डेफिनेट नहीं होती गैसेस की। फिर हम सब्सटेंस के बारे में, मिक्सर के बारे में पढ़ते हो। फिर अगर सॉलिड के बीच में या कोई भी थिंग्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। गैस में पार्टिकल वैसे दूर दूर होते हैं, या आपने परफ्यूम्स वगैरह देखा होगा सर, तो एक जगह लगाई होती है लेकिन अपने आप ही दूसरी जगह चली जाती है ना, डिस्पर्शन वाले इफेक्ट पड़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट तो बेसिक थिंग्स होती है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे मान लो सॉलिड है सपोज, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो सॉलिड और लिक्विड की जो बीच की को फेज एडजस्ट करती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग वाला। और बॉइलिंग में जब लिक्विड और गैस जो होते हैं ना, वेपर फेज एडजस्ट करना। और फिर और स्टेट भी होती है वैसे, ये तो मेन स्टेट सभी को पता है, सॉलिड लिक्विड गैस। दो और एक्सप्लेन की थी, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, ठीक है। बोस आइंस्टीन होती है वेरी लो टेम्परेचर पे, और प्लाज्मा होती है आपकी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे तुमने देखा होगा ज्वालामुखी विस्फोटन वगैरह सुना होगा, तो वहां पे जनरली हम तीन ही स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ये एनर्जी की एक्साइटेशन दिखा रखी है, कैसे ग्राउंड से एक्साइटेड में, वैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा कम होती है और एक्साइटेड की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो बस मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा एक्साइट में जाएगा, लेकिन वो अपने आप ही ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है एनर्जी। तो हर एक कोई लाइफ में स्टेबल हो जाता है। जैसे हम अब पढ़ रहे हैं, कोई भी है तो क्या है, ताकि अच्छी हमें खुद का कोई कर पाए, बिजनेस लगा लो या जॉब्स लगा लो, एक अच्छी वेल सेट लाइफ के लिए स्टेबल होना चाहते हैं सभी अपनी लाइफ में, तभी हम वर्क करते हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं हमेशा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी, उनको एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स
होते हैं। फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं। होमो का मतलब सेम, जैसे पानी में आपने नमक मिला दिया तो डिजोल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना नमक अलग से। अगर उसी पानी में आप मिट्टी मिला दो या ऑयल मिला दो, साबुन नहीं मिला के मान लो, तो अलग से दिखाई देगा। तो हेट्रोजीनियस डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। होमो का मतलब सेम। ये सारे थिंग्स वैसे हमें 9th में भी पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल भी आता है। जैसे दूध में, पानी में दूध मिला दिया तो कोलोइडल मिक्सचर होता था, ऐसे ही पानी में मिट्टी मिला दी, सस्पेंशन का पढ़ते थे हम। ठीक है, ये रैंडल इफेक्ट्स के बारे में। कोलोइडल जो हम पढ़ते थे इमर्सन के बारे में। अब जैसे एक बात तो हम इससे पूछे तो पानी में जब आपने क्या मिला था, मिल्क मिला दिया, तो बाद में तो नहीं पता चलना ना, पानी से मिल्क अलग नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं देख के बता सकते इस दूध में इतना पानी है, तभी तो। नहीं तो आप दूधिया वाले जो देखे जाते हैं पता नहीं चलता ना कितना ही पानी डाल दो। हाँ, थोड़ा देखकर हम बता सकते हैं पतला है या वैसे है। ठीक है, तो ये अलग अलग थिंग्स होती हैं। बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं हम। फिर उनके होमो हेट्रो स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर रिएक्शन के बारे में कि कैसे जब रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, रिएक्शंस हो रही है कोई भी। फिर हमने 10th में आप इक्वेशंस पढ़ते थे। इक्वेशन को जब सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस्ड, डिकम्पोजिशन में एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा बना रही हो, और कॉम्बिनेशन में दो चीज जुड़ के एक सिंगल, और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस, जैसे हाई रिएक्टिव चीज लेस को डिस्प्लेस कर देती थी, हटा देती थी। डबल में दो आयनों का एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते थे हम। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के टर्म्स बताते थे। ऑक्सीजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन का हटना, या रिडक्शन इसका उल्टा, रिडॉक्स जिस रिएक्शन में दोनों हो रही हो। फिर हमने 4 लॉ पढ़ते थे। कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, अवोगाड्रो लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास को हम खुद से क्रिएट डिस्ट्रॉय, मास बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वो रिएक्शन में। इसीलिए क्वेश्चन भी आता था 10th में आपके कि रिएक्शन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है ताकि मास बराबर हो जाए। फिर हम एक टर्म पढ़ते थे डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो भी आप रिएक्शंस कर रहे हो केमिकल रिएक्शन में, जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेंट का मास का रेशियो फिक्स रहेगा। ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन का मास एक रिएक्शन में HF में H2 तो मास दोनों का सेम ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होता। फिर आप एक और भी पढ़ते थे मल्टीपल प्रोपोर्शन अवोगाड्रोस के बारे में, इंपॉर्टेंट लॉज थी वो भी। फिर एक चैप्टर सबका रिडॉक्स रिएक्शन का भी आता था। बैलेंसिंग करते थे हम एसिडिक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप यू आर गुड एंड यू स्टडी गोइंग वेल। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए, तो हमने 2-3 यूनिट ही करवा रखी है आपकी। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट एक ही वीडियोज में कंप्लीट हो जाए। और साथ में एक स्टूडेंट्स का था मैम एक 1 मिनट की वीडियोज में हमें बता दीजिए हैसेलबर्ग प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट सिंपल से उसने एक ही बात बोली थी हैसेलबर्ग ने कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर 5 चार्जेस, पहले की बात करें उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम दैट मींस वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है del x dot del p greater than equal to h/4 बट न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको इक्वल टू करके सोल्व करते हो। del x का मतलब पोजीशन में चेंज कितना है, ठीक है, एंड del p का मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है जो। उन्होंने क्या बताया कि एक ही टाइम के ऊपर या तो आप पोजीशन को फिक्स बता सकते हो सर्टेनिटी के साथ में, तो किसमें अनसर्टेनिटी मिलेगी, मोमेंटम में। अनसर्टेनिटी का मतलब कंप्लीट वैल्यू फिक्स जो आप बता रहे हो ना वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। अगर मोमेंटम डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए आई हैव ऑर्डर्ड सम इंटरेस्टिंग फाइंड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट दैट विल मेक माय होम अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले ये अप्लायंस स्लाइडर, छोटी सी चीज पर काफी काम की। कॉफी मशीन हो या एयर फ्रायर, नाउ दे स्लाइड इजीली ऑन द काउंटर टॉप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज एंड लेविस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ऑल थिंग्स हम देखने वाले हैं, साथ में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। तो 3 कांसेप्ट सिंगल शॉर्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये काफी अच्छा लगेगा। नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे देखो स्टूडेंट्स हम क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ये बेस है आपका। तो क्लास कहते हैं ना कि आपकी जैसे जब कोई भी आप घर बनाते हो तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो ऐसे ही है 11th 12th आपका मेन है, उसके बाद की केमिस्ट्री आपको काफी इजी लगती है। तो 11th के टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं, उनकी अच्छे से नॉलेज हो जाती है, तो 12th बिल्कुल ही आसान लगेगी, वो तो सिर्फ 50% ही कम है, काफी इजी है, ठीक है। तो ये जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट में आपने सब बेसिक चीजें हमने सीखी हैं, एटम मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, कैसे आप मोल कैसे निकालते हो, मोल कंसेप्ट कैसा था, कंसंट्रेशन टर्म। फिर यूनिट 2 में हम एटम के बाद में आपने पढ़ाते कुछ स्टेप वाइज चीजें चलती हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं क्या आपके पास, फिर उनके चार्जेस के बारे में हम डिस्कशन किया। जैसे थॉमसन आया उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी, देन रदरफोर्ड उन्होंने एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस के बारे में, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की। फिर कुछ थ्योरीज पढ़ी हमने क्वांटा लाइट के रिगार्डिंग, कितने कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम
एक्सेट्रा। फिर यूनिट 3 में हम आ चुके थे प्रेडिक्ट टेबल्स के ऊपर, क्योंकि उस टाइम ऐसे नहीं हुआ था कि आज के अभी आपको पता है अभी जो टेबल्स में देखते हो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स है, बट अभी 120 2-3 और हो चुके हैं डिस्कवरी। ऐसे नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, किसी ने 30 किए, फिर डोबर ने लाइफ में 63 हुए थे, फिर न्यूलैंड आया मेडल। तो उनके बारे में आपने पढ़ा कि पूरे प्रेडिक्ट टेबल आप देखते हो जो 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखी है, कि एक एस ब्लॉक है, पी है, डी है, हर एक का। अब आप ये सोचिए कि अगर प्रेडिक्ट टेबल नहीं होती तो हमें 118 एलिमेंट्स की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी सीखनी पड़ती, तो कितना डिफिकल्ट काम आपको कह दिया जाए कि 118 एलिमेंट्स की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी देखिए कि क्या है, कैसा नेचर है, ऑल थिंग्स। अभी आपको 4 ग्रुप्स की मेन ओवरऑल प्रॉपर्टी पता चल जाती है। एस ब्लॉक आपको पता है, पी, डी एंड एफ। एक तो आपको कहते हैं 118 का लर्न करो, एक 4 का, तो कौन सा इजी अपने लिए? बेसिक से बात है 4 का इजी है। तो दैट्स व्हाई प्रेडिक्ट टेबल्स के बनाई गई, आपके एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया गया, कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी वैसे। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी क्लास 11 की यूनिट होती है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? केमिकल बॉन्डिंग। लाइक दैट अब इस यूनिट में बुक जब बनाई जा रही थी कि यहाँ तक स्टूडेंट्स के माइंड में इतना कंसेप्ट हो चुका है कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब आप देखते हो कई बच्चे ऐसे, जैसे सपोज हम H2 बना रहे तो आप देखते हो ना स्ट्रक्चर ऐसे लिखा होता है, ऐसे लाइन, ये लाइन डंडा ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जिसे 2 थिंग्स बाइंड है, 2 चीजें बाइंड है। जैसे पेरेंट्स का लव होता है बच्चों के वैसे, वो दिखाते हो क्या 5 किलो है, 6 किलो, ऐसे कुछ नहीं करते ना। हेल्थ अफेक्शन होता है, ऐसे टीचर्स का बच्चों के साइड हो गया। तो वैसे ही जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड तो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे ये दोनों आपस में बंधे होते हैं। वो बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े थे इस यूनिट्स में, वो हमने वीडियोस बना रखी है। आयनिक बॉन्ड की, ये बॉन्ड जो बन रहा है वो दोनों ने इसने कंप्लीट दे दिया हो। सपोज ऐसे समझ लीजिए, मान लो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, हम आपको समझा रहे हैं सिंगली। सपोज इसके पास मान लो 21 रुपए थे, ओके, इसके पास 9 रुपए थे। अब ये चाहता है कि 10 रुपए हो जाए, तो ये अपने 10 रुपए का कोई आइटम ले ले, कोई भी, सपोज 10 रुपए वाला पेन ले ले, समझाने के लिए बताया, नोटबुक ले ले। अब इसके पास 21 है, ये अगर 20 है तब भी स्टेबल है, क्योंकि 1 रुपए से इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और 20 होने से और अच्छे से आपका काम करता। तो ये 1 इसको दे देगा, इसने कंप्लीट इसको दे दिया। जब इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, आपस में दे रहे हैं तभी, है ना। अब इसके 9 थे, इसके 10 हो गए, ये स्टेबल हो गया। तो वो वाला जैसे हमने इनिशियल में भी देखा था, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281 लास्ट सेल में 1 होता है, तो वो कंप्लीट दे दिया उसने। और इसके पास 9 थे, इसके पास कितने हो गए? 10, कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग अगर दोनों के बीच में हो रहा है तो उसको हम क्या बोला था? आयनिक। कोवलेंट क्या था? मान लो 5 रुपए इसके पास है, 5 इसके पास है, 10 रुपए की गए और कुछ नोटबुक खरीद लिए, और उसका दोनों यूज कर रहे हैं बराबर। तो इक्वल शेयरिंग से जब बनाए, बराबर की हिस्सेदारी है दोनों की, वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। इस टाइप से आप करोगे जनरल से लेकर, तो आपको याद ज्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं आप चीजों को। नेक्स्ट कौन सा था? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के क्या अंदर क्या है आपका? इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास 12 की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक पूरी सेपरेट यूनिट भी है, उसमें आप डिटेल डिस्कशन करते हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हाउ कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या है कि मेटल और लिगेंड के जैसे कोई भी बॉन्ड है आपके पास, अब इलेक्ट्रॉन एक के होते हैं और शेयर दोनों कर रहे हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है। फिर हमने इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, F1 होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H। ये हम ओवरऑल एक बार ब्रीफ में बता रहे हैं आपको कि ये चीजें हैं इस यूनिट की इंपॉर्टेंट। देन एक आया था, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक शॉर्ट में एक वीडियोस डाली थी, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो मेल पे आया था एक बच्चे का, मैं प्लीज एक लॉन्ग वीडियोस डिफरेंट एग्जांपल से और एक्सप्लेन कीजिए, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब देखिए, सपोज व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज। पहली थिंग्स फॉर्मल नाम है, फॉर्मलिटी मतलब एक्चुअल में चार्ज नहीं होता, कितना है आपका, हम बताते हैं ना कि कोई न्यूट्रल है, कोई नेगेटिव प्लस है, वो डिपेंड करता है, हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चार्ज अलग अलग हो जाता है। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता। बट केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर्स अगर आती हैं उसकी हेल्प से आपको कहेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में आपको इसकी बना के दिखाई थी, तो एक बच्चे को थोड़ा सा कम, तो इसलिए O3 की बनाई थी आपने। कैसे बनाई थी O3 की? देखिए, एक बात आपको पता है, कई बच्चे सोच रहे हैं मैम ऐसे क्यों नहीं बनाते स्ट्रक्चर्स, हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों होती है, क्या थिंग्स होती है? ये होती है लीनियर स्ट्रक्चर, ये बैंड टाइप की। लीनियर स्ट्रक्चर O3 की नहीं होती कभी भी, हमेशा बैंड टाइप की ये मिलती है क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से जब देखा जाता है। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रक्चर्स के सिंगल बॉन्ड करना है, डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या थिंग्स होती है, आपको ऑक्टेट पूरा करना होता है एटम्स का। ऑक्टेट का क्या मतलब है? 8 इलेक्ट्रॉन अगर उनके हो जाते हैं लास्ट सेल में, तो दैट मींस वो स्टेबल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज एक काम और कर लीजिएगा, जब भी आप किसी भी के बीच में बॉन्ड बना रहे हो तो सिंगल बॉन्ड तो आना ही है, फिक्स है, तो सिंगल बॉन्ड के बिना तो है होगा नहीं कोई भी। फिर हम देखते हैं कि डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, उसके लिए ट्रिक देखिए क्या होती है। चलो हम स्टार्टिंग से आपको बना के दिखाते हैं। ऑक्सीजन लिख लीजिए बीच में, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। एंड एज वी ऑल नो, ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। एंड एक थिंग सो स्टूडेंट्स हम आपको क्लियर कर दें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। सपोज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 20 तक मतलब 30 तक आपको रिमाइंड होना चाहिए। 11th एंड 12th के स्टूडेंट हो आप अभी तो याद होना चाहिए, 30 तक चलोगे तो काम चल जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जैसे आपने 10th तक ये सीखा था कि 11 में इलेक्ट्रॉन फिल करना, पहले में 2, लास्ट सेल में कितने आए 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो आपसे कोई पूछ ले यानी क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप क्या बोलोगे 6। बट आपसे पूछ ले वैलेंसी कितनी है तो आप बोलोगे 2, और वो भी कौन सी -2। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? वैलेंसी की एक सिंपल सी ट्रिक होती है। यह है दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। उसे बचपन से ही एक अल्ट्रा लग्जरी जिंदगी जीने की आदत थी। उसके घर का गैराज किसी लग्जरी कारों के शोरूम से कम नहीं था। वह हर दिन सिर्फ प्राइवेट जेट से ही सफर करती, और वो भी कौन सी -2। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? वैलेंसी की एक सिंपल सी ट्रिक होती है। अगर स्टूडेंट के बाहर वाले सेल में वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 तक है तो जितने आपकी वैल्यू आई ना वही आपका आंसर। ओके, बट अगर ये वैल्यू 5, 6, 7, 8 ऐसे आ जाए तो आपको 8 में से माइनस करना है जो वैल्यू है। अब 8 में से माइनस किया कितना 6, तो कितने 8 में से 6 गए तो कितने आते हैं 2 आते हैं। अब आपको पता लगाना है कि -2 है +2 कैसे। अब देखिए इसके पास 6 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें पता है कि हर एक कंपाउंड चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इनको। तो यहाँ 6 है, अब 6 है, इसके पास 8 चाहिए तो गेन करेगा। एंड केमिस्ट्री में हमें पता है कि गेन जब कोई एटम करता है इलेक्ट्रॉन को गेन तो उस पर माइनस चार्ज आता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है आपके पास तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ये सिंपल सी बात सभी स्टूडेंट्स को रिमाइंड रखनी है। अगर कोई गेन कर रहा है तो माइनस चार्ज, एंड कोई आपका क्या कर रहा है लॉस कर रहा है तो कैसा चार्ज आएगा आपका प्लस चार्ज आएगा। ओके, अब देखिए 6 है, 2 इसको लेनी है, गेन करेगा तो दैट मींस -2 इसकी वैलेंसी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे। अब आपको यहाँ पे याद रखना जब भी आप लेविस स्ट्रक्चर बनाते हो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं। अब यहाँ लगा दिए, सपोज आपने ये 2 यहाँ कर दिए, हमने मान लो 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ, ठीक है। ऐसे इसके कर लीजिए 2, 2, 4 और 2, 6 यहाँ लगा दिए मैंने। ऐसे कर लीजिए इसके 2, 2, 4 और 2, 6 यहाँ लगा दीजिए। ओके, सही है। अब देखिए, अब पहले आप बना लीजिए इनका सिंगल बॉन्ड। क्या बना लीजिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेंगे, ऐसे तो नहीं। अब आपको पता होगा या नहीं पता तो भी याद रखना, जब आप एक सिंगल बॉन्ड बनाते हो तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ओके, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आपको? 2 की। अगर 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 की। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लें, अगर यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाए? सिंगल। कैसा बॉन्ड आ गया? सिंगल। अगर यहाँ देखिए ये वाला क्या था, सपोज हम इस वाले इलेक्ट्रॉन इसने एक इस वाले यूज कर लिया, एक इस वाला, तो कैसा बॉन्ड आ गया? सिंगल। ठीक है, अब चेक कीजिए आप, अगर आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया इनके बीच में तो ये क्या स्टेबल है? ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? लेट्स सी, चेक करते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8 पूरा इस कार्ड, 2, 4 और 2, 6 और एक कितना बना? 7 नहीं पूरा हुआ। अब देखिए 2, 4 और कितना हुआ? 6 और 1 7 नहीं पूरा हुआ। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक के बीच में, क्योंकि देखा भी जाता है O3 की जो स्ट्रक्चर्स होती है तो 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल मिलता है, एक में डबल। अब आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी, वो आपकी इच्छा है। मान लीजिए अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आपस में यूज हो रहे हैं तो आपको पता है कि 4 होगी तो कितने कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं तो यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया? अब चेक कर लीजिए 2, 4, 6, 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 2, 4, 6, 8 इसका ऑक्टेट पूरा, 2, 4, 4, 4, 8 इसका ऑक्टेट पूरा। तो ये आपकी बन गई ऑक्सीजन की O3 की लेविस स्ट्रक्चर। अगर इसी को आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या होता है? देखिए पहली कंडीशन, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ऑलवेज यूज डबल हेडेड एरो, ऑलवेज यूज डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, वैसे हम एक सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे उसमें बताएंगे आपको कि हाउ टू मेक रेजोनेंस, व्हाई वी नीड रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड और दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे रेजोनेंस का सिंपल मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपको पूरे रिंग में घुमाना होता है। सिंपली मीनिंग रेजोनेंस आया क्यों था कंसेप्ट? क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर होती है किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की, तो ऑल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए हमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती हैं। अब देखिए मान लो आप नंबर दे दीजिए, सपोज इसको 1, 2, 3, ठीक है।
हम चाहते हैं कि ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ डबल आ जाए। अब इस स्ट्रक्चर्स में क्या है, पहले ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे 1 और 3 में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे डबल आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, सिंगल, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर्स में होना तो एक ही है। तो क्या करें हम, अगर बताइए ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, ओके, और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास आ जाए, तो क्या स्ट्रक्चर्स बन जाएगी स्टूडेंट। इसको हमने कुछ नहीं किया, या सिंगल हो गया तो 2 4 6 इसके वापस आ गए, यहाँ डबल हो गया तो यहाँ कितने बचे, 2 2 4। इसका नंबर 1 था, 2 था, 3 था। अब इसकी बन गई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किया क्या हमने, इस डबल को यहाँ सिंगल में कर दिया, यहाँ सिंगल डबल। जी, आपकी कुंडली में अम्ला योग बना हुआ है और ये योग गुरु और चंद्र के सहयोग से बनता है। तो यहाँ सिंगल में कर दिया, यहाँ सिंगल डबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, इसकी 2 बन गई। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। क्या क्वेश्चन था, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा एक फार्मूला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर माइनस में हाफ ऑफ एस। काफी इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला अच्छे से समझ आ गया तो सारे एग्जांपल्स ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब सपोज आप 1 एटम का निकाल रहे हो, ओके, तो 1 एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमें पता है 6 होते हैं। एल का मतलब होता है उस पे लोन पेयर कितने हैं, जिसने लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने बचे थे इसके ऊपर, 2 लिख लीजिए, माइनस हाफ ऑफ व्हाट इज एस। एस का मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी देखिए कितनी बॉन्डिंग हो रही है, एक बॉन्ड में कितने यूज है, 2, तो 2 यहाँ से 4 और 6, तो कितने आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू 6, तो 2 दिए 6, तो 6 - 5 कितना आ गया, दैट मींस इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितनी है, +1। लाइक इसी वजह से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, ओके। तो ये अब फॉर्मल चार्ज का फार्मूला था। लेविस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट रूल ने ये भी कहा था कि जो साइड एटम है, तो इस तीनों सेम टाइप के थे, उनका तो ऑक्टेट होना ही चाहिए। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका सेंट्रल एटम का 8 से ज्यादा हो जाते हैं, वो हम अलग बताएंगे आपको, ठीक है। ये रेजोनेंस था। तो आपने क्या बना लिए, लेविस स्ट्रक्चर्स बना ली। और याद रखना कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं आते, कभी भी वो काउंट नहीं होंगे सेंट्रल एटम में, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर से आपको बताया है, समझ नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्वेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप बता सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन से टॉपिक्स का आपको नीड है, हम जरूर कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने की, ठीक है। और एक जो और कई बच्चे हैं जो एमएससी का बोल रहे थे, तो उसका भी देखने जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव पेपर में आने वाला है, उसकी करेंगे कोशिश बनाने की। फिर एक वीडियोस लेके आएंगे आपका टीजीटी जो स्टेट साइंस के लिए बोल रहे थे बच्चे, तो सेपरेट 2 वीडियोस मिल जाएंगे, एक 6th क्लास की साइंस कंप्लीट साइंस 2 वीडियोस में, 7th की, देन 8th 9th 10th केमिस्ट्री हम बात कर रहे हैं, उनकी साइंस हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो समझ आए तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हो। पहले आप खुद देखिए, समझ आता है तो ही शेयर करें, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Hello friends, first of all welcome on Let's Learn Chemistry channel. Hope you are good and you are studying very well. So today in this video we'll discussion the class 12 chemistry HBSC boards हो या CBSE board हो या any other state boards, तो क्या secret strategies रहेगी आपकी एग्जाम से तक। अभी ये भी आपके पास टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, होते हैं कई बच्चे, तो वो अब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स 1/3 पार्ट से ज़्यादा आपका निकल ही चुका है, क्योंकि अगस्त आ ही चुका है आपका, मार्च में तो पेपर स्टार्ट ही हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो चैप्टर्स हमने डिस्कशन कर रखे हैं ऑलरेडी, तो उनका हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो नहीं किए हैं चैनल्स पे कवर, उनको कवर करवाएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स मान लो 12th के अलावा कोई बीएससी का देहा भी वॉच कर रहा हो, एमएससी का हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, या 9th 11th 12th जो भी स्टूडेंट्स है, तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। हम अभी जो नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कल या परसों में, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम फ्री हो गए, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे दिन हो चुके हैं बोर्ड की वीडियोस नहीं मिली, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस, वीक में कम से कम 3 to 4 वीडियोस प्रोवाइड जरूर करेंगे आपको। तो पहले हम सोच रहे थे एक बार स्टूडेंट्स की नीड क्या है, कितने स्टूडेंट्स को चाहिए 12th का, 11th का, बीएससी के जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, एमएससी का या एनी अदर, ठीक है। तो आप उसकी एक बार बताइएगा। मैक्सिमम जिस भी सब्जेक्ट के होंगे, लाइक
12th लेवल के होंगे, 11th के होंगे या PSC MSc, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमारी नई सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो आपको कमेंट जरूर करना है आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, या लाइव में भी जो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा टॉपिक हो जो अभी तक चैनल पे कवर नहीं किया है, तो उसका भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए आपकी, और एक थिंग्स और बता देते हैं आपके पास। जैसे हमारे पास ये OS1 की केमिस्ट्री बुक है, ठीक है, तो इसमें काफी बहुत ही अच्छे वे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसकी हम कोशिश करेंगे आपको PDF ये जो इम्पोर्टेंट माइंड चार्ट है वो हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दें। तो एक बार आप कमेंट जरूर बता देना आपको नीड है तो इसमें क्या रहने वाला है। जैसे स्टूडेंट सभी को पता है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो, आप HVSC बोर्ड्स के हो, तो टोटल 10 यूनिट हमें करनी है। ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स में हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, लाइक केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, और सॉल्यूशन है। तो 3 यूनिट्स फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। D&F ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ जाता है। लास्ट में जो ऑर्गेनिक की है, बायोमोलिक्यूल्स को बायोकेमिस्ट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें आ जाती हैं। तो हमारे चैनल्स पे अगर आप देखोगे क्लास 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाएगी। 1 शॉट 2 ही वीडियोस में कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल कवर है। बट उस टाइम हमारे पास टाइम कम था, तो हमने ओनली रिवीजन सीरीज दी थी। अब की बार हम चैप्टर के साथ में, या जो चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर्स कवर हो रखे हैं, अगर उनके PYQ है, कैसे बोर्ड में पेपर आते हैं, केस स्टडी चैप्टर वाइज आपको AR क्वेश्चन, MCQ 10 से 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे हम चैप्टर वाइज आपको। ठीक है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो भी पढ़ लिया तो कितना आप कर पा रहे हो, पहले खुद से ट्राई करना, फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। वो भी सेपरेट रिवीजन से ही चलेगी अपनी। तो हम बताएं आपको सॉल्यूशंस हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक भी करवा रखा हमने ऑलमोस्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रखा है चैनल्स पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 ही यूनिट ऐसी हैं जो चैनल्स पे कवर नहीं है, और सारा है 8 यूनिट है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। लास्ट ईयर हमने जब स्टूडेंट्स के नेट थे तब हमने कंप्लीट करवाया था। उसमें थोड़े से PYQ क्वेश्चंस कम थे, प्रैक्टिस सेक्शन हमने रिवीजन सीरीज के वे से डाला था आपका, ओवरऑल चैप्टर का कंक्लूजन कम टाइम के लिए। ठीक है, और वैसे आप कोई भी बताया, जैसे जब कोई भी चैप्टर्स को डिटेल से पढ़ते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अभी आपके पास टाइम है कि आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो हर एक टॉपिक्स को, क्योंकि जब एग्जाम से 20 डेज 10 डेज या 1 मंथ पहले पढ़ते हो, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप NCERT के 1 to 9 पढ़ें। ठीक है, तो लास्ट में तब आप रिवीजन सीरीज ढूंढते रहते हो, तो आपको लास्ट में जाके एक प्रेशर फील ना हो, तो अभी से अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। इतना ज्यादा जितना आप सोचते हो उतना हार्ड नहीं है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहिए आपका, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है, फिर बढ़ने का मन भी करता है। तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो हम इसमें बताएं तो आपका क्या स्ट्रेटेजी आपकी अभी रहनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, जो भी चैप्टर आपका स्कूल में हो रहा है या आप ऑनलाइन कर रहे हो, कैसे भी जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो कोशिश ये कीजिए कि चैप्टर कंप्लीट होते ही उसके PYQ क्वेश्चंस, या जो भी आप चैनल से देख रहे हो, किसी से चैनल्स के भी कई बच्चे पूछते रहते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स हैं। जब आप किसी एक टॉपिक पे डालोगे ना, हम ये नहीं कहते इस चैनल से देखिए, आप बहुत सारे और बहुत अच्छे चैनल्स हैं हमारे, तो भी लर्निंग ग्रोथ ही है। ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक्स डालोगे, हमारे आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके नियमित वीडियोस आ जाती हैं। तो आज के टाइम में हम ये नहीं बोल सकते कि हम कैसे पढ़ें, फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन आप घर बैठे, मतलब बिना जाकर भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और ठीक है, ऑनलाइन हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, गूगल से किसी भी हम बुक्स डाउनलोड करके या वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे टीचर्स जो आपको IITs में या उसमें भी, उससे भी जो सारे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। कोर्स लेने की आपको नीड नहीं होती। ठीक है, तो अभी क्या स्ट्रेटेजीज, आपने फर्स्ट चैप्टर कोशिश ये रखो कि चैप्टर्स कंप्लीट अच्छे से करो, देन उसके AR क्वेश्चन, केस स्टडी, MCQ प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब आप या 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले टाइप देख लीजिए, ज्यादातर जो मिस्टेक्स देखी जाती हैं जी, वो टॉपर बचा हुआ नॉर्मल अबो एवरेज स्टूडेंट्स की हम बात करें, मिस्टेक्स आप करते हो AR क्वेश्चंस में। AR दैट मीन्स बट एसरेशन रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकथन और कांड क्वेश्चन। उनके लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर ना अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो इन डेप्थ क्वेश्चन अभिकथन कारक को पढ़ना होता है। और हमने एक सेपरेट वीडियोस AR क्वेश्चंस पे बना रखे हैं कि हम आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्या वे होना चाहिए आपको सोल्व करने का। तो एक बार आप उसको जरूर वॉच करें, नहीं तो हम एक सेपरेट नए वे से और आपको अलग से AR क्वेश्चंस कैसे आप सोल्व करेंगे, क्या ट्रिक हो सकती है कम टाइम में, और करेक्ट आंसर कैसे हम फाइंड आउट करें, वो भी कवर करवाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के आएंगे आपको पता है, और 3 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। HPSC बोर्ड ने 3 न्यू
थिंग्स इंक्लूड की हैं। जैसे लास्ट ईयर केस स्टडी AR थे, 4 आते थे, बट अब की बार आपके AR क्वेश्चन 3 ही रहने वाले हैं, बट उसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, जैसे कोई यूनिट पूछ लिया, सपोज सेल क्वेश्चन यूनिट या इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और पैटर्न सेम ही है एज यूजुअल जो होता है, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। कई बार टैप तो इसीलिए अब ये कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि एनसीईआरटी में जो भी थिंग्स है वो टू द पॉइंट आप पढ़ें। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनता है। कॉम्पिटिटिव पेपर देखते हो आप जेईई नीट का, तब केमिस्ट्री की हम बात करें तो मोस्टली आपका अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो हो जाता है आपका। जैसे फिजिक्स है, मैथ है, उनके लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स की जरूरत है। कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करने हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं जो किस टाइप्स के कैसे आप टैकल करोगे उनको हम करवाएं। तो वो तभी हो पाएगा जब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि तभी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें वीडियोस बनाने चाहिए। बस एक थोड़ा सा डिले हो गई है, 1.5-2 मंथ लगा सकते हो आप, बोर्ड पे नहीं वीडियोस बना पाए हम। ठीक है, अब कोशिश रहेगी जारी, अगर बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो, नहीं तो हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कितने बच्चों को नीड है और कौन सा। 11th के थोड़ा सा 12th के कंपेयर में कम सिलेबस कवर है, लास्ट ईयर कम बच्चों की डिमांड थी। अब आपकी बार अच्छे बच्चे होंगे तो फिर हम 11th का भी कोशिश करेंगे उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, और ये माइंड मैप है, इनके थ्रू आप अच्छे से कर सकते हो, तो इनके हम चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे लेट्स लर्न केमिस्ट्री का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाना। इसके अलावा आपको पता होगा CVT रिजल्ट है आपका, वो आ चुका है, स्कोर कार्ड सबको पता चल गया होगा। तो कुछ बच्चे हैं जिनका मार्क्स थोड़ा कम रह गया है, वो काफी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। वैसे मेनली आपको CVT जो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल ही जाती है, नहीं भी मिले तब भी कोई यूनिवर्सिटी नॉर्मल आपको स्टेट वाली मिल रही हो तब भी आप ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। आजकल ऑनलाइन ही हमारे पास इतनी सारी थिंग्स अवेलेबल हैं कि आप कर सकते हो। बस जो ज्यादा है वहाँ पे कुछ लैब्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंट हो गए, या कंपनी वगैरह जो अगर बीटेक वगैरह के कोर्स लेते हो तो प्लेसमेंट वगैरह का थोड़ा सा हो जाता है कि वहाँ ज्यादा आते हैं, और बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं है, तो आप 1 साल वेस्ट ना करें, जहाँ पे भी एडमिशन मिले तो आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बताएं अपना जो सीटेट है उसका भी रिजल्ट तो नहीं आया है, आंसर की आ चुकी है, और DSSB का फॉर्म है उसके भी पेपर्स के अभी तक तो नहीं आई है, लेट्स सी। और HPSC जो PGT है हरियाणा के अंदर, जो लास्ट सीजन का स्टार्ट हो चुका है, वो PGT के पेपर अब भर सकते हैं, वैकेंसी निकली हुई है, तो वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं अप्लाई। और इसके अलावा कुछ और न्यू अपडेट होगी आप सबके लिए, तो हम जरूर आपको बताएंगे। और आपको इसके अलावा वीडियोज रिलेटेड आपको कोई और सजेशन चाहिए कि हम कैसे और बेटर वे से आपको डिलीवर कर सकते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी रहेगी कि हम लैपटॉप पे भी उसको प्रेजेंटेशन बना के, टाइम कम होता है हमारे पास, इसलिए हम लैपटॉप पे वीडियोस नहीं कम ही बनाते हैं, लाइव भी नहीं लेते इस पे। ठीक है, बट कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बनाएं। तो आप कमेंट करके बताना कि प्रेजेंटेशन जैसे हम लैपटॉप पे कुछ वीडियो देखे होंगे आपने चैनल पे, वो उसमें आप अच्छे से समझ पाते हो, या बोर्ड के वाली वीडियोज या पेन नोटबुक का यूज करते थे पहले के टाइम में, तो वो वाली। या इसके अलावा आपको लगता है और कोई अच्छा वे हो सकता है कंसेप्ट को डिलीवर करने का, 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू हमें समझाना चाहिए, या लॉन्ग वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ड्यूरेशन कर लेते हैं लंबी वीडियोस तो बच्चे कम ही देख पाते हैं। फिर तो आप सभी को, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती है, तो वो कमेंट करके आप जरूर बताएं लास्ट तक जो भी स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, और हम कभी नहीं बोलते आपको कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अब पहले आप कंटेंट खुद देखिए, समझ आपको एक वीडियो से नहीं 2-3 वीडियो, जो भी जिस भी चैनल चाहिए आपको अच्छा लगता है तो ही आप सब्सक्राइब करें, नहीं कोई मैंडेटरी नहीं है, ना ही हम कभी किसी को बोलते हैं। ठीक है, जहां से भी आपको अच्छा मिल रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, आप वहां से पढ़ लीजिए। मेन थिंग्स आपका पढ़ना, वो आप कहाँ से भी सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका कोई भी चैनल हो सकता है। ठीक है, तो अपना मेन जो गोल है उसी को आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आप किसका यूज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, बट बेटर वे से और टाइम को ध्यान में रखता है। ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक की वीडियोस आप 20 चैनल से देख रहे हो, तो एक टॉपिक को समझने अपने 20 घंटे लगा दिए, तो पहले आप 2-3 दिन देख लीजिए कि कौन से चैनल अच्छे से समझ आ रहा है आपको, फिर उसका सीरियल वाइज जो भी प्लेलिस्ट मिलने वाली होती है, हर एक एजुकेटर बनाई था आपके लिए, तो फिर उसको कंटिन्यूस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ते रहिए अपना, और जिनका एग्जाम्स नहीं होगा कोई नहीं, नेक्स्ट हम प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स अपनी नॉलेज कम आती है। अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स नहीं भी होता बाई चांस, क्योंकि आजकल जितने भी जॉब्स हैं वो प्राइवेट होती जा रही हैं, ये ट्रुथ है, आपको पता ही है।
तो अगर हमें हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज है तो हम उसको डिलीवर करके सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आपको उसी पे फोकस करना है, अच्छे से हम वो बेटर करेंगे तो ये एग्जाम्स भी हमसे हो जाएंगे। बस ये हो सकता है कई बार, क्योंकि देखिए हम पूरे 6 मंथ या 1 साल कितना मेहनत करते हैं, वो 3 घंटे एग्जाम्स के कितना अपना माइंड चल पाता है, कैसे हम यूज करें सारे कंसेप्ट को, तो वो मैटर कर जाता है। तो उसमें कई बार एक्स्ट्रा फैक्टर भी आ जाते हैं हमारे मेहनत के साथ में भी। तो हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना ही, हम पढ़ ही सकते हैं, जो एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है वो अलग थिंग्स है। कई बार हम एग्जामिनर में हमें आता होता है क्वेश्चन पर फिर भी गलत हो जाता है, हमारे साथ तो बहुत होता है ऐसे, ठीक है। हम जल्दी में नोट ट्रू या जो विदाउट ट्रू वाले करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं देख पाते, या जल्दी होती है हम एग्जाम्स को कंप्लीट करने में, तो हम जो कंसेप्ट सोचना चाहिए तो उसके अपोजिट कर देते हैं। तो ये सारी थिंग्स आपको होती है सबके साथ में, एक आधे अलग बाई चांस केस हो सकते हैं, बट हमारा क्या है मेन मोटिव, मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी सबको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एक अनदर वीडियोस में, तब तक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो छोटी सी वीडियोस रहने वाली है, इसके अंदर आपका डिस्कशन करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स वेस्पर थ्योरी के हमने अलग से वीडियोस में बना रखी थी, तो इसमें आपको ये टेबल तो पूरी याद होनी चाहिए कि मान लो आपके 2 ये हैं बॉन्ड पेयर हैं या 0 लोन पेयर हैं, तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी और शेप में हम आगे देखेंगे। तो ज्योमेट्री क्या होती है आपकी लीनियर। अगर मान लो 3 बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स, लोन पेयर एक भी नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, इसमें 120, इसमें 180। 5 हो तो स्टूडेंट्स टीपीपी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल याद रखना है आपको, ये एग्जांपल दे रखे हैं। एंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो आपको इतना ही पूछेंगे, चाहिए आप नेट का एग्जाम दे लो या फिर बोर्ड में अगर आपसे जनरल क्वेश्चन जो है। एक ये टेबल अच्छे से याद रखनी है। अगर मान लो आपके बॉन्ड पेयर 2 आए हैं और लोन पेयर 1 है तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, बेंट, ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करें तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहती है, शेप चेंज हो जाएगी। एंड अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल, बट शेप स्टूडेंट्स ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। ऐसे ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस हो तो बेंट होगी और ये स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं। 4 बॉन्ड पेयर 1 हो तो आपकी सीसा स्ट्रक्चर्स होगी। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो टी शेप स्ट्रक्चर्स होगी। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर स्ट्रक्चर्स हो तो लीनियर होगी। एंड 5 बॉन्ड पेयर और 1 हो तो स्क्वायर पिरामिडल, और 4 और 2 का केस हो स्क्वायर पिरामिडल। ये आप याद रख लेना। 6 वाले में स्टूडेंट्स की ऑक्टाहेड्रल होता है, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 और 2 का रेशियो तो स्क्वायर प्लेनर, दोनों यहाँ से 5 और 1 का हो तो स्क्वायर पिरामिडल, और लीनियर इस एक में ही रहता है। सीसा स्ट्रक्चर 4 और 1 का है। तो ये वेस्पर थ्योरी के ये वाले टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। और ये आपको रीजंस भी दे रखा है, क्योंकि हम रिपल्सन देखते हैं ना, शेप क्यों चेंज हो जाती है। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और लास्ट में सबसे कम होता है स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर का। और रिपल्सन से आपकी साइज बदल जाती है। ये दिखा रखा है आपको कि अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है तो इसके स्ट्रक्चर्स क्यों बदल गई फाउंड, ये इसके रीजन दे रखे हैं आपको। ऐसे 3 बॉन्ड पेयर 1 में ऐसी क्यों हो जाती है आपका। ऐसे अपने पानी में देखी होगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्सन से वहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से 104.5 डिग्री समथिंग हो जाता है। तो वो चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर हम यूनिट 4 से बताएं तो वेस्पर थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आज की वीडियोस में हम एमओटी की देख लेते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 नंबर पेपर में मिल जाएंगे आपको। तो एमओटी थ्योरी के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद रखनी है, ये अलग अलग की बना के दिखा रखे हैं आपको। अगर हम आपको मेन थिंग्स बताएं, अगर आप 2 का याद रख लोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो सारे काम चल जाएंगे। देखो नाइट्रोजन वाले में क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा 1s में भरते हैं, फिर 1s स्टार में, फिर 2s 2s स्टार। ये 8 इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम रहेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको n2 का भरना हो, O2 का भरना हो, F2 का। बट बाद में अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, px और py की एनर्जी कम हो जाती है इससे pz से, तो px py की एनर्जी बराबर ये नीचे आ गया, फिर सिग्मा 2 pz, फिर इनका एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो ये ऑर्डर तो रहेगा n2 तक, ठीक है। C2 B2 सबका भरना हो n2 तक। बट मान लो आपका ऑक्सीजन का आ जाए, फ्लोरीन का आ जाए, उनके लिए आ जाए, तो ये आपकी चेंज क्या हो जाता है, सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार तक तो सेम है, बट यहाँ सिग्मा 2 pz की एनर्जी कम हो जाती है। इसमें वो डिपेंड करता है, वैसे sp मिक्सिंग के हिसाब से डिसाइड होती है। और बाद में pi 2 px pi, बस ये चेंज करना है और सारा काम सेम। और इसमें इलेक्ट्रॉन भर दोगे, और फार्मूला आप सबको पता ही है क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। जो स्टार वाले होते हैं उनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, विदाउट वाले बॉन्डिंग। इसकी हेल्प से आप ये
निकाल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अगर आपको कह दें कि बताओ पैरामैग्नेटिक है डाई, तो अगर लास्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पैरा है, अगर मान लो सारे ही पेयर हैं तो कैसा है वो डाई। तो अब इसकी हेल्प से एमओटी की हेल्प से ये भी बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डाई, अलग अलग एग्जाम्पल्स का देकर। तो एमओटी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको पहले ही बता दी थी, छोटी सी वीडियोज़ रही है, इसमें हमने वेस्पर और एमओटी बता दिया है। अगर आप चाहते हो बोर्ड पे हम सेपरेट बनाए तो हमने बना रखी है, एक बार आप चेक कर लेना। फिर भी नहीं समझ आए तो यू कैन कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू स्टूडेंट, छोटी सी वीडियोस थी, 2 ही टॉपिक बताने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। आई होप स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट जितना टाइम जा चुका है वो पास्ट है आपका, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियोस में एक बच्चे का आया था 11th क्लास का कि आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी वीडियोस बना दीजिए। तो हम इस चैप्टर को 2 ही सिंगल शॉर्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। आज की वीडियोस में हम हाफ पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे। तो 2 वीडियोस ऐसे ही इक्विलिब्रियम पार्ट 1 के अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम सिंगल शॉर्ट वीडियोस में कर देंगे, काफी इजी है वो तो, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको बताएंगे, देन पार्ट 2 में सेकंड वीडियो, सेकंड जो वीडियोस है वो हम स्टार्ट के आपको देने वाले हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ थिंग्स क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले 2 पार्ट हैं इसके, क्लास 11 केमिस्ट्री का पढ़ो। इक्विलिब्रियम पार्ट 1 जिसमें फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपने जाना था, इक्विलिब्रियम होता क्या है, जहां पे वो पहली थिंग्स एरो की बात करें तो क्या होता है, ये सपोज ए से बी है तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये रिएक्शन है ना, अगर नीचे वाला नहीं देखा, मतलब ए रिएक्ट एंड बी किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलते हैं, जो आपका सीधा जा रहा है। अगर आपका बी आपके प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, ए में कन्वर्ट हो रहा हो, जिसको हम रेट बोलते हैं बैकवर्ड, तो आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड केमिकल रिएक्शंस। कंडीशन हमने पढ़ ली थी, क्लोज इक्विलिब्रियम सिस्टम होना चाहिए आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही लगेगा, याद रखना इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं पड़ेगा। ये कुछ थिंग्स थी पार्ट 1 में हम और पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 वाले में क्या है स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, दैट मींस इक्विलिब्रियम किसी भी सॉल्यूशन में देखना वहां पे आयंस फॉर्मेशन हो रहे होंगे, आयंस दैट मीन प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो सबसे पहले टर्म है उनके बारे में आपको सीखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट। आप पढ़ते हो ना डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट को अगर सिंपली डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइट इज लाइक ए कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसा जिसको अपने का सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हो, कंडक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपने सॉल्यूशंस बैटरी लगा दी, अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होने दी, दैट मींस वो इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो क्या आपके पास है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कर रहा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के 2 टाइप्स हमने पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वो वाली बातें हैं जो मेन थिंग्स अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, अब आपको ये पता चल गया कि कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा है, अगर मान लो आपको 100% उसमें आयन टूट रहे हैं। अब आपको ये सिंपल सी बात पता है स्टूडेंट, जैसे कंडक्टेंस की बात करें, करंट की बात करें, किसकी वजह से होता है, आयनों की फ्लो से। अब आप ये समझिए, मैंने कहा कि इस सॉल्यूशन में 100 आयन है और इसमें 1000 आयन है, तो बताइए किसमें करंट ज्यादा फ्लो, 1000 में। तो जितने नंबर ऑफ आयन पड़ेंगे उतना ही करंट फ्लो ज्यादा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए आयनों का, कंप्लीट डिसोसिएट इनटू आयन, मतलब 100% डिसोसिएशन, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो सकता है, हाफ बोल सकते हो आप, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। जैसे फेमस एग्जांपल आप एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसमें आ जाएगा, इसमें NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा, एसिड आ जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। ये थिंग्स आपने पढ़ी। फिर इसमें आप ये देखते हो स्टूडेंट्स, एक टर्म आती है आपकी अल्फा। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं आप इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। अगर जनरल थिंग्स बताएं तो आप समझ रहे होंगे कि डिसोसिएशन का मतलब ही तोड़ना होता है, आयंस बनाना, आयंस दैट मींस प्लस और माइनस। आयनाइजेशंस में भी आप सॉल्यूशंस में आयंस बना रहे हो, ठीक है। सपोज ऐसे मान सकते हो, सपोज NaCl का कोई सॉल्यूशन है, ये आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, तो Na प्लस आयन बन गया Cl नेगेटिव, ठीक है। एक सॉल्यूशन आप ले सकते हो, एक लिख दिया आपने, एक लिख दिया, हमने ऐसे बोला आपको।
अब सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेमिलियर टर्म है आयनाइजेशन और आपका डिसोसिएशन, सेम टर्म हम यूज करेंगे इस वाले में। लेकिन वैसे अगर हमको बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपका क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके लिए यूज करेंगे कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पहले से प्लस माइनस एडजस्ट कर रहे थे। सपोज NaCl है, उसमें पहले से आपको पता है कि सोडियम प्लस है देता है, क्लोरीन लेता है, माइनस आयन है, तो दैट मींस एक ऐसा कंपाउंड जो ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे थे उसमें आयन आपको सॉल्यूशन में अपने और टूट गया अपने प्लस और माइनस को। बट आयनाइजेशन वर्ड वहां यूज करते हैं स्टूडेंट्स अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है मान लो पहले, और सॉल्यूशन में डालने के बाद उसमें आयन प्रोड्यूस हो रही है, प्लस माइनस की फॉर्मेशन हो रही है, उसको आयनाइजेशन। बट यहाँ पे पूरी चैप्टर में आप एक सिमिलर वर्ड यूज करोगे इन दोनों का एक साथ। वैसे ये मेन डिफरेंस आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दिया कि क्या डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन कीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मतलब कितना करेगा आपका आयनाइजेशन कितना होगा या डिसोसिएशन कितना होगा, तो उसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, जितने मोल आप लेते हो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड और नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। मान लो ऐसे समझिए कि NaCl के आप 100 मोल लेके चले थे, ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि 80 टूट गए, तो ऊपर 80 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट 100 के 100 टूट जाएंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 का कब आएगा, 1 कब आ जाएगा, जितने आए मान लो आप लेके चले थे उतने ही टूट गए तो 1 ही आएगा ना आपके पास ऐसे। और लेकिन इसके लिए हमेशा लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 0.05% ही रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अल्फा आपको पता चल गया, स्ट्रॉन्ग वीक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर इसमें एक टर्म पढ़ी थी आपने ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या पढ़ा था आपने, ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होती है वो देखिए। पहली बात स्टूडेंट्स, जो आपकी ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कौन से लगती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये देखिए, वैसे जर्नल भी अगर आपसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम कहां है स्ट्रॉन्ग में तो कैसे होगा। अब मान लीजिए कि NaCl लेके चले थे समझाने के लिए, NaCl के 100 मोल लिया आपने, रिएक्शन स्टार्ट कर दी, अब 100 के 100 टूट गए, मान लो Na प्लस में Cl नेगेटिव। अब वापस तो कैसे आएंगे, वो तो आयन टूट चुके हैं तो रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट होगा, तो एग्जिस्ट कहां पे होगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक में कैसे होगा, मान लो आप रिएक्शंस टू किया आपने, ये 100 थे, टूट गए, थोड़ी देर बाद देखा कि 50 बचे पास। अब इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है, जितने टूटे हैं फिर से वो आ सकते हैं डिसोसिएटेड। लेकिन स्ट्रॉन्ग में तो ऐसा है नहीं, आपके पास तो ओनली किसमें होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ये बात याद रखना है, यू शुड रिमाइंड दैट पॉइंट। ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अगर इसका निकाले न्यूमेरिकल तो ये आता है अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। मतलब क्या है, देखिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए एसिड, सपोज ये है एसिटिक एसिड में जब आप पानी ऐड करते हो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, तो यहाँ से ये रिएक्शन बनती है CH3CO नेगेटिव प्लस में H3O+। अब बताइए स्टूडेंट, ये आपका एसिड में पानी तो डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बन गया। अगर आपके इसको लिए Ka लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, व्हाट इज द K, सिंपल K क्या होता है, रेशियो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट। अब बताइए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन आपके पास, CH3CO नेगेटिव और साथ में कौन है H3O+ और यहाँ पे कौन है CH3CO OH। अगर पानी की हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लें तो ये 1 हो जाएगा सीधा ही। तो ये आपने क्या लिख दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka, ठीक है। अब मानिए स्टूडेंट्स जी के मान लो आप ये रिएक्शन स्टार्ट करके चले हो, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको C है स्टार्टिंग में, C मतलब 5 नंबर लेके चले हो, 10 लेके चले हो, ये भी C मान लो। कर पानी की कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बना, रिएक्शन शुरू नहीं किया तो एक भी आई नहीं बना, दैट मींस 0 है। अब बताइए थोड़े टाइम T के बाद में आपने देखा कि C में से कुछ घट गया है, C कंसंट्रेशन साथ में रहेगी और अल्फा क्या रहेगा, जितने टूट गए, ओके। तो ये कितने आयन बनेंगे, C अल्फा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब C क्यों लिखा, C तो कंसंट्रेशन साथ रहेगी ना, 5 नंबर लेके चले थे उसी में तो होंगे ना, कितने अल्फा डिग्री ऑफ आयन पे कितने टूटे हैं आपके। अब मानिए मैंने कहा कि 100 लेके चले थे, तुमने थोड़ी देर बाद देखा यहाँ 80 बचे, इसका मतलब 20 टूट गए, ये आयन 20 टूट गए ना आपके, तो ये C अल्फा लिख दिया। अब बताइए मेरे को K लिखना है, तो K CH3 की प्रोडक्शन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C अल्फा, और यहाँ पे भी क्या आएगी C अल्फा, और इसका कितना आएगा C माइनस C अल्फा। मेरे को बताइए ऊपर अगर हम रिएक्शन को सोल्व करें तो क्या आएगा, C² अल्फा स्क्वायर, कॉमन ले लिया C, 1 माइनस अल्फा, एक C से C कट गया, तो क्या फार्मूला निकला स्टूडेंट्स आपका, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ओके। C is the concentration, alpha is the degree of dissociation ionization, 1 minus। अब देखिए अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम होती है, लेस देन 0.05, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। नेगलेक्ट कर दोगे तो हम सीधा K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे को अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √Ka/C। अगर आपको पेपर में कह दे कि डिफाइन ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ, तो अगर फॉर्मूला बताए तो आप इजीली डिफाइन कैसे बोलोगे, according to Ostertag dilution law for a weak electrolyte the degree of dissociation ionization directly किसके है, dissociation constant acid, inversely किसके है, square root of molar concentration। अगर मान लो आपको कहते वॉल्यूम की टर्म में बताइए
बताइए। तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, सी क्या होता है आपका N/V। N/V मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए अगर 1 मोल की बात हो रही है तो N क्या हो जाएगा, अगर हम N/V पुट करें, N1 है तो क्या फार्मूला निकल गया आपका, अल्फा इक्वल टू √KAB। तो आप अगर वॉल्यूम में आपसे कोई पूछे तो यू कैन सिंपली डिफाइन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। कंसंट्रेशन में पूछे तो आप डिफाइन कर सकते हो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। ओके, तो दैट्स इज योर पोस्टल डेरिवेशन। 2 से 3 मार्क्स डेरिवेशन आ सकता है आपको। फार्मूला यहाँ न्यूमेरिकल है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा, C मिलेगा एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द अल्फा वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कुछ टर्म्स पढ़ी थी आपने। अब देखो एसिड हो चाहिए आपका, बेस हो चाहिए, साल्ट हो, ये सारे किसमें आते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट में। अब आपने 10th क्लास में अगर आप अभी आप 11th में हो तो दैट मींस 10th ओवर करके आए हो ना आप सभी, तो उसमें आपने कुछ टर्म पढ़ी थी, उन्हीं टर्म का फिर से यूज आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे चलेगा काम एसिड का, बेस का। ओके, एसिड बेस। अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप पढ़ते थे कि स्टार्टिंग में क्या थोड़े एसिड खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, बेस बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। फिर पीएच स्केल के हिसाब से देखते थे कि 0 से 7 अगर एसिड है, 7 से 14 बेस है। फिर आप लिटमस के बेसिस पे करते थे, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH से तो एसिड है, OH की कम है। इस टाइप के डिफरेंट वे थे, क्लासिकल कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, वो आपको पता है जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने बेस पे डिफाइन किया कि एसिड और बेस क्या है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो आपको पढ़ना है, कई बच्चे कह रहे थे मैम ये याद ही नहीं हो रहे, तो हम एक शॉर्ट सा वे बताएंगे, उसे याद रख लेना। तीनों को एक साथ कवर करेंगे। एरेनियस का सुनेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्रोनेस्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लेविस कंसेप्ट। ये 3 ही आपको साइंटिस्ट हैं जो पढ़ना है और कुछ नहीं है। जो बातें बताई रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी आप कहीं आप उन पॉइंट को रिमाइंड रखें। अब देखिए एरेनियस भाई साहब ने क्या कहा, एरेनियस साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, क्या कहा इन्होंने ये कहा एसिड के लिए, फर्स्ट थिंग्स एसिड के लिए इन्होंने कहा कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन पानी में डाल देते हैं, तो अगर वहां पे H+ आयन प्रोड्यूस हो रही है दैट मींस वो आपका एसिड है। अगर आपके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपका पास क्या है, वो बेस है OH नेगेटिव। जैसे मान लो सपोज HCl को पानी में डालते हो तो क्या आयन बनेंगे आपके, Cl नेगेटिव हो गया, मान लो H+ हो गया आपके पास। अगर H+ इसके साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोनियम। अगर आपने किसी कंपाउंड को डाला आपको सॉल्यूशन में, वहां से H+ आयन बन रही हैं तो दैट मीन एसिड। अगर मान लो अन्य OH को डालो तो अन्य प्लस OH तो OH नेगेटिव तो बेस। 10th क्लास में भी इतना पता था आपको। ब्रोनेस्टेड ने क्या कहा, ब्रोनेस्टेड ने ये कहा आपके पास, जो ब्रोनेस्टेड लोरी कंसेप्ट हम जिसको बोलते हैं, एसिड उसको टेंडेंसी है H देने की, H को जो डोनेट करे, और बेस उसको कहेंगे जो H को एक्सेप्ट करे। मतलब क्या है इसका भाई बताइए, हम एक रिएक्शन लेते हैं फिर बताते हैं। सपोज NH3 में जब पानी मिला रखा है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, ये बनता है NH4+ और यहाँ बन जाता है OH नेगेटिव। अब मेरे को ये बताइए एक बार, इस रिएक्शन में NH3 था यहाँ पे, अब NH3 ने H ले लिया, हाइड्रोजन जो लेगा एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पे कैसे काम करेगा जी, ब्रोनेस्टेड बेस। H2 में 2 H थे, अब इसने एक दे दिया आपके पास, तो यहाँ पे H कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड। अगर हम इसी रिएक्शन को ऐसे ले लें स्टूडेंट्स, HCl डाल लें और उसमें पानी ले लें, अगर यहाँ रिएक्शन पूछे आपसे तो Cl नेगेटिव बनता है और साथ में H3O+। अब मेरे को बताइए पानी यहाँ पे कैसे है, HCl में H इसके पास है, रिएक्शन में देखिए H इसने दिया है, Cl नेगेटिव आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ब्रोनेस्टेड ने हमें कहा कि जो H दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है जी, एसिड। अब बताइए पानी में कितने H थे, 2 थे, यहाँ एक H एक्स्ट्रा आ गया, दैट मींस एक्सेप्ट किया उसने, लिया है तो एज ए बेस। तो पानी देखिए इस रिएक्शन में एसिड की तरह काम कर रहा था, इसमें बेस। तो जरूरी नहीं कि एक ही काम करेगा, तो आपको रिएक्शन को देखकर पहचानना आना चाहिए कि ब्रोनेस्टेड एसिड है या बेस है। कैसे पहचानोगे, जो H+ लेगा तो एसिड, जो देगा तो आपका बेस। ऐसा नहीं, अपोजिट बोल दिया हमने, जो H+ देगा वो एसिड और जो लेगा वो बेस। ओके, ये याद रखना आपको, ब्रोनेस्टेड। एक 2 रिएक्शन याद रख ले। अब सुनिएगा, इन्होंने यही बताया कि अगर कोई एसिड है तो एसिड में, अगर तुम पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे कह देंगे कि एसिड का कंजुगेट बेस बनाइए, क्या बनाइए, बेस। तो याद रखना अगर तुम्हें एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है तो एक H घटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ इस रिएक्शन में एसिड का कंजुगेट बेस कौन है, OH नेगेटिव, और NH3 बेस का अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना तो उसमें एक H ऐड कर दी। तो इस रिएक्शन में ये इसका कंजुगेट एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। और याद रखना अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक मिलेगा, अपोजिट मिलेंगे। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट एसिड वीक मिलेगा। ओके, तो ये वाली बात है, ब्रोनेस्टेड इतना कर लोगे दैट्स इनफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लेविस।
ये तीनों साइंटिस्ट हैं, इनमें से एक पेपर में आपको देखने को मिलता है जब आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है जो नॉर्मली होते हैं, और ये फिर वैसे भी पूछ सकते हैं आपका स्कूल क्लास में हमें टेस्ट दे रहे हो आप। लेविस ने क्या कहा, लेविस ने ये कहा, इसने काम किया इलेक्ट्रॉन का, किसका काम किया, इलेक्ट्रॉन का। इससे पहले हम आपको एक लिमिटेशन बता दें। अब देखिए एर्मियस ने तो एक ही बात बोली थी, अगर कोई कंपाउंड H+ दे रहा है दैट मींस वो एसिड है, अगर कोई कंपाउंड OH दे रहा है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो बेस है। लेकिन पहली लिमिटेशन क्या थी, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में आयन की बात की थी इसने। सेकंड थिंग्स, अब देखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सपोज सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप 10th क्लास में एक बात पढ़ के आए हो कि मेटल के साथ जो ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। लेकिन आर्हेनियस ने तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इसकी, दैट मींस जो मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो उसकी लिमिटेशन बन गई। ठीक है, ऐसे आपने 10th क्लास में ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो दोनों टाइप्स बिहेव करते हैं, एसिडिक बेसिक, एम्फोटेरिक, जिंक और एल्यूमिनियम। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ऐसे ब्रोनस्टेड ने सिर्फ H+ की टर्म में ही बताया था, लेकिन जैसे BF3 है, AlCl3 है, या कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, उनके बारे में इसने नहीं बताया था। अब लेविस ने एक बात बताई थी, उसने काम चला था इलेक्ट्रॉन का, तो लेविस ने ये कहा एसिड उसको बोलेंगे हम, लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिसकी टेंडेंसी हो एक्सेप्ट करने की, और बेस उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। पहली बात तो इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ले वो लेविस एसिड है, जो दे वो बेस है। जैसे हमारे पेरेंट्स पैसे देते हैं हमें, तो देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम एसिड है वो दे रहे हैं, तो एज ए लेविस बेस काम कर ले हैं आपके लिए। अब सुनिए पहली बात। दूसरी बात इसने कहा एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस आपके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है किसी पे, सपोज H+ है आपके पास, या और कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर +2 है, तो चार्ज पॉजिटिव दिखे दैट मींस कमी है आपके ऊपर, तो वो किस में चला जाएगा, एसिड में। या आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे मान लो BCl3 है। अब बताइए बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 क्लोरीन से ले लिया, तो टोटल कितने बचे? अब आपको पता स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए इसको, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगा, लेने की रहेगी ना, तो दैट मींस ये भी कैसे बिहेव करेगा, एसिड। या इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसमें एक्सेप्ट कर सकता है, तो एसिड। बेस के लिए याद रखना जो टेंडेंसी रखेगा डोनेट करने की, या जिसका ऑक्टेट फ्री है, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या कोई न्यूट्रल स्पीशीज है। नेगेटिव जैसे सपोज OH नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, F नेगेटिव, जहां पे भी नेगेटिव दिख जाए तो वो लेविस बेस है। न्यूट्रल सपोज जैसे मान लो NH2 है, OH है, ठीक है, अब इनके ऊपर लोन पेड बने एक्स्ट्रा, तो ये दे सकते हैं, तो ये ऐसे कैसे बिहेव करेगा आपके पास, लेविस बेस। तो ऐसे आपको पहचानना है लेविस एसिड और लेविस बेस को, ये आप आसानी से पहचान सकते हो। सेकंड थिंग्स उसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी सॉल्यूशन में H+ की मात्रा बढ़ रही है कंसंट्रेशन, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। अगर OH की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर H+ और OH दोनों इक्वल है तो दैट मींस न्यूट्रल। ये बात आपको पता है, आप कर सकते हो इजीली। फिर आपको क्वेश्चन में आता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का लिखना बताइए बेस का, जो आप लिखना बता चुके हो, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, फिर आपका हो जाएगा। मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स कहने का, सपोज मेरे को ये बताइए, हमने कोई एसिड कंपाउंड ले लिया HA, उसमें आपने पानी डाला, पानी डाला तो ये टूट जाएगा किसमें, A नेगेटिव में, और यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसको आप HA मतलब A कुछ भी हो सकता है, सपोज तुम्हारा HCl हो सकता है, HF हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी। जनरल रिएक्शन एसिड की तुम्हें कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख के बताइए। अब बताइए मेरे को Ka कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है, HA, और साथ में कौन है, H2। H2 कांस्टेंट मानो तो इसको 1 मान सकते हो। अगर आपको कोई बेस दे रखा हो, सपोज BOH, NaOH हो, KOH हो, तो यहाँ पे क्या बनता है स्टूडेंट्स, OH नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा। अब बताइए ये बेस आपके पास, सपोज मैंने कहा कि अन्य प्लस और OH, तो यहाँ पे बनेगा सपोज B नेगेटिव है आपका और हाइड्रोनियम आयन H3O+ अगर बन रहा है तो BO नेगेटिव करोगे ना, तो प्रोडक्ट बेस कौन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बाई में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, तो आप Kb लिख लोगे, आसान सी बात है। अब मेरे को ये बताइए आप, ये आपने K लिखना सीख लिया, Kb अगर पानी का लिखना हो तो, अगर मान लो ये आपके पास पानी है, ठीक है, अगर एक दूसरे पानी को ब्रेक कर रहे हो तो पानी किसमें टूटेगा, H+ और OH नेगेटिव। अब आयनिक प्रोडक्ट लिखना, पानी के लिए KW यूज करोगे तो किसकी प्रोडक्ट होगी, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है और साथ में OH नेगेटिव, KW को आप सीधा लिख सकते हो। इसकी कंसंट्रेशन -7 आती है, -7 टोटल 14 करते हो, ठीक है। वैसे पानी की हम pH देखते हैं तो 7 आती है ना, वो 10 की पावर -7, वो फार्मूला अलग होता है। KW लिखना हो तो आयनिक प्रोडक्ट होता है H+ की, OH नेगेटिव। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का लिखना हो बेस, आप इजीली लिख सकते हो। अगर फिर ओस्टोन डाइल्यूशन ला से अगर आपको 2 एसिड दे रखी हो तब फार्मूला क्या आएगा, मान लो एक एसिड की स्ट्रेंथ दे रखी A1 दूसरे की A2, तो फार्मूला क्या निकल जाएगा, √K1 बाई में K2। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने ओस्टोन डाइल्यूशन ला से एक फार्मूला देखा था √K/C, C अगर सेम है तो C कट जाएगा तो K1 बाई क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा।
आप इजीली कर सकते हो। बेस अगर Kb1 by Kb2 आसानी से थिंग्स है, आप इजीली कर सकते हो। इसमें ये चीज बता दी। फिर आपका आता है टॉपिक एसिडिटी। तो एसिडिटी का आपका दो ही है आपके सिलेबस में, एक तो है हैलोजन एसिड का, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस। हैलोजन एसिड का सिर्फ ऐसे है, आपको कह देंगे कि HF है, HCl है, HBr है, सिलिकॉन है। एसिडिटी का मतलब क्या है, कितना आसानी से H+ दे सकता है। बताइए मेरे को कि जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हो तो साइज बढ़ती जाती है, तो दैट मीन जितना साइज दूर होगा तो आसानी से H+ निकाल सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, HI, फिर कौन है HBr, फिर कौन है HCl। अगर आपको ऐसे कंपाउंड देते जिसमें चार्ज है, तो याद रखना एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी ना मेटल वाले कंपाउंड, तो उतना ही एसिडिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग्स आपका एक और दे रखा है, सपोज एक CH4 दे रखा था, एक आपका दे रखा था आई थिंक NF3, एक दे रखा था आपका NF3 नहीं था शायद NH3 था, और एक दे रखा था पानी, और एक था HF। आपसे पूछा होता है बताइए पोलरिटी कैरेक्टर का रीजन बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताइए पोलर चीज आप देख रहे हो, पोलर होने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा होना चाहिए। बताइए मेरे को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, तो HF सबसे ज्यादा हो गया। फिर पानी के बाद आपको एक रूल बता रखा है F1, सबसे अच्छा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। HF हो गया, फिर पानी। अब NH3 और CH4 में बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है H से CH4 वाले से, तो सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो ये दो ही ऑर्डर थे आपके। नेक्स्ट वाले में क्या है कि पॉलीप्रोटोइक एसिड, जहां पे एक से ज्यादा एसिड, मान लो एक तो हो मोनोप्रोटिक हो गया, जिसमें दो हो सकते H2SO4 है आपके पास, ठीक है, 2 H दे सकता है। ऐसे पॉलीप्रोटिक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 H दे सकता है, इस टाइप के उनका आपको एसिडिटी डिसोसिएशन मोशन देखना है। लास्ट में फिर इसमें आता है एक हेंडरसन हेसेलबच इक्वेशन है, pH वाला फार्मूला pK का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे, और जो पार्ट 1 है उसको हम सिंगल शॉट में कर लेंगे। 4-5 टॉपिक है, लीच-हेडेड प्रिंसिपल है इसका, इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम है, 2-3 कांसेप्ट और हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप जरूर बताना, और एक्सटेंड की वीडियोस भी जल्दी ही आने वाली हैं, तो आप कमेंट करते रहना अगर इसके अलावा आपको कोई अदर नीड है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी और हेल्थी, कीप लर्निंग। Kitchen organizers from Flipkart will transform your kitchen into a super functional one. First one is to convert your cutlery drawer into a modular drawer. To enhance your fridge door's storage capacity, these fridge organizing baskets help organize better. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। होप है आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही है। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो 40 मिनट 1 मिनट की रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पे, तो कई बच्चे आते हैं मैम कंप्लीट एक 5-7 मिनट की अलग से सेपरेट वीडियोस बना दीजिए रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग की। तो वो हम बताने वाले हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सारी थिंग्स बताएंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन की जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो सारी हम आज के डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपका स्टूडेंट चैप्टर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे मेन है, काफी छोटा चैप्टर है, 2 सिंगल शॉर्ट वीडियोस में ही कंप्लीट हो सकता है, एक में भी कर सकते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। और एक स्पेशली बात ये है स्टूडेंट्स, स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी देख लेना है। मान लो कई बच्चे होते हैं जिन्होंने काफी दिन हो गए होंगे 11th-12th के कांटेक्ट में नहीं है, तो रिडॉक्स रिएक्शन से देखा था हमने, PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अगर आप ये देख लोगे तो आपके 102 नंबर फिक्स हो सकते हैं, 2 मार्क्स आ सकते हैं, 1 मार्क्स तो आ ही सकता है। तो ध्यान से सुनना है आपको और नोट करनी है। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रिडॉक्स। रिडॉक्स वर्ड सुनते ही आपने सीखा होगा, रिडॉक्स का मतलब 10th क्लास में आप पढ़ते थे, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स बोलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस कर रहे हो। ये 10th क्लास में सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो अभी क्योंकि 11th का आपका टॉपिक है, क्लास वाइज बात करें एस्टेट के लिए तो आपको उनका भी रिकैप हम करवा देंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स आपके डेली में बात में, जैसे हम आप ब्लड हम इनहेल करें ऑक्सीजन, कैसे आपके पास हमारे ब्लड का pH मान वैल्यू दो, या फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वहां के ऊपर जैसे पौधे अपने खाना बनाते हैं, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। मेनली जहां ऑक्सीडेशन होगा आपको रिडक्शन मिलता ही है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टेक प्लेस इस रिएक्शन में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको पता है। 10th क्लास में आपकी सिर्फ डेफिनेशन आप इतनी पढ़ते थे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, हम एक बार फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताएं तो। और जो 4 ही डेफिनेशन है जो आपको करनी है 11th-12th तक भी, जो 2 डेफिनेशन 10th क्लास वाली ही रहेंगी सेम एज इट, बट क्वेश्चन आपके जो अभी सीखोगे आप इलेक्ट्रॉन वाले उससे रहेंगे। तो ध्यान से सुना है जिन बच्चों को याद नहीं है। 10th क्लास में सिर्फ आपने इतना सीखा था स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब किसी रिएक्शन में
में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट आप जा रहे हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन। इसका रिवर्स कर दीजिए, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। एक एग्जांपल लेंगे फिर समझाएंगे आपको। इसका रिवर्स होता था हाइड्रोजन के टर्म में, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से याद रख लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, रिडक्शन इसका रिमूव हटना, हाइड्रोजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना, इसका रिवर्स में ये रिडक्शन। ये आप 10th क्लास में सीख के आए हो। जैसे आपका एक बेस्ट एग्जांपल आता था, याद भी था एक बार बोर्ड में, ये रिएक्शन दे रखी थी आपको Zn+Co। ये रिएक्शन आप 10th के मेटल और मेटल में भी पढ़ते थे, क्योंकि आप ये देखते थे कि जो मेटल्स बीच में रिएक्टिविटी होती है वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। तो जब आप कार्बन डालते हो तो क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कॉन्टेक्ट होगी, CO आ गया और जिंक मेटल अलग हमें एक्सट्रैक्ट होगी। ओके, तो इस रिएक्शंस में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट में अगर हम बताएं जिंक के साथ देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ था लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, दैट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चेक कीजिए, ऑक्सीजन हटा है, दैट मींस यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। अब कार्बन रिएक्टेंट में अकेला था लेकिन प्रोडक्ट में चेक कर दीजिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और अपने को बताया जिस रिएक्शन में स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उसका स्पेशल नाम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। लेकिन जो थर्ड डेफिनेशन है वो हम बताते हैं जहां से सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा आपका 11th में। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन के क्रम में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कोई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन ऑक्सीडेशन। एंड इसका उल्टा क्या हो सकता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं उसका मतलब रिडक्शन। फोर्थ डेफिनेशन जो आप 11th क्लास में ही पढ़ते हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट मींस ऑक्सीडेशन। सपोज ये मान लीजिए रिएक्टेंट में किसी को कोई ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, प्रोडक्ट में वो 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस रिडक्शन। तो इजी सी डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन से आपके काम चलेंगे। जैसे हम एक रिएक्शन दे रहे स्टूडेंट्स आपको, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है ये रिएक्शन आप करके आए हो 10th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस को। अब देखिए ये बनता है प्रोडक्ट आपका ZnSO4 प्लस कॉपर। अब एक बार चेक कर दिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट न्यूट्रल होते हैं दैट मीन उन पे 0 है, यहाँ 0 है। जिसका भी आपको निकालना होता है उसको हम x मानते हैं। सपोज हमें इसमें मेटल x का निकालना है तो x हो गया, पूरे सल्फेट ग्रुप पे -2 चार्ज होता है इक्वल टू 0, दैट मींस कॉपर पे चार्ज कैसा आ गया, +2। ओके, अब चेक कीजिए, जिंक यहाँ 0 में था, यहाँ पे भी करोगे +2। अगर आपको कुछ ऐसे समझ नहीं आता तो सपोज आप खुद से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। सपोज आपने खुद से मान लिया कि जिंक के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब देखिए +2 केमिस्ट्री में सभी स्टूडेंट्स को पता हो, प्लस जब आता है जब कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, माइनस तब आता है तब वो लेता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए पहले आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे 10 रुपए थे, और बाद में आपने 2 रुपए किसी को दे दिए तो कितने पैसे बचे आपके पास, 8। तो यहाँ 10 थे, यहाँ 8 घट गए ना, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस किया है उसने, धोखा कर दिया, तो इसका क्या हुआ, जिंक इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट मींस ऑक्सीडेशन। ओके, अब चेक कीजिए, कॉपर पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दैट मींस मान लीजिए कॉपर के पास 10 थे, समझाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, 5 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, आपको आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। +2 दे रहा था, बाद में वो 0, ना ही दे रहा ना ही ले रहा, दैट मींस गेन किया उसने 2 का, तभी तो गया है, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। और अभी आपको बताया था जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर दोनों हो रही हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारी रिएक्शन में दोनों हो रही हैं तो आपके पास नाम होता है उसका रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार हम चेक किया है, कहीं अच्छे से आ रहा है क्या विजिबिलिटी, तो आपको ये पता चल गया होगा, इतने थिंग्स पता। फिर इसी में 2 टर्म आप सीखते हो रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसे बोलते हैं LIC एजेंट या और किसी का एजेंट का काम करवाना, मतलब ऑक्सीडाइज करवाने का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाना। तो यहाँ पे आपको समझना कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और उसमें पूछ ले कि कौन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, कौन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखना ट्रिक क्या है, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है दैट मींस वो एज ए बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऐसे काम करेगा रिडक्शन के। तो अगर आपने रिएक्शन में पहचाना सीख लिया इसका ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, सपोज यही रिएक्शन थी, अब हमने को कहा कि जिंक से जिंक +2 दैट मींस ऑक्सीडेशन, तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग पूछे तो इसका ये क्या है जी, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो एक पता लगा लिया, इजीली कर सकते हो, और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है फ्रीक्वेंटली। फिर आपकी टाइप्स है स्टूडेंट्स, टाइप आपको आती हैं, जिन बच्चों को नहीं आती उनको हम एक बार रिकैप करवा रहे हैं। आपके 11th क्लास के सिलेबस में है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट आपको दे रखा है स्टूडेंट्स
कॉम्बिनेशन, सेकंड दे रखा है डिकम्पोजिशन, थर्ड दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ दे रखा है डिस्प्रोपोर्शन। तो ये तीन आप पहले से फैमिलियर हो क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, HBSE हो CBSE हो सभी स्टूडेंट्स, फिर भी हम रिकैप करवा रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंडीशन, कॉम्बिनेशन दैट मींस कंबाइन हो रही। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोले या कंडीशन बोले तो क्या होता था, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट combine and to form formation a single product। सपोज आप ऐसे मान लीजिए C+O2 है, कंबाइन होकर CO2 बना रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट वो होता है जो हम रिएक्शन है, जैसे केमिकल रिएक्शन है, जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप बनाते हो, दैट इज रिएक्टेंट। ओके, वे हैव टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्मेशन ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोज टूटना, दैट मींस यहां कंडीशन होती थी कि रिएक्टेंट आपका क्या होना चाहिए, एक। सपोज आपने फेमस एग्जांपल देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कंडीशन होती थी व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर, प्रोडक्ट आपके 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, वो हमसे डिपेंड है, रिएक्टेंट एक होना चाहिए। इसके आप 10th क्लास में 3 एग्जांपल भी पढ़ते थे, लाइट की प्रेजेंस, हीट की प्रेजेंस और सिंपल हीट वाला, ठीक है, सनलाइट वाला। इस सनलाइट में शेड वाला आता था, पानी वाला इलेक्ट्रिसिटी, याद करते थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने 2 मिनट पहले लिखी थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस कॉपर, दैट मींस एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दे लेस को, वो डिस्प्लेसमेंट जो भी समझाया था। लास्ट वन आपके लिए थोड़ा अलग है, जो 11th के बच्चे हैं। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में रिडक्शन में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे हमने मान लिया है पेरोक्साइड टूट कर ऐसे बना रहे हैं H2O + O2, हम बैलेंसिंग पे नहीं जा रहे, रिएक्शन लिखी हुई है। पेरोक्साइड में जब हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी आएगी, -1। निकालोगे कैसे, जिसकी निकालनी उसको 2x मान दीजिए, हाइड्रोजन पे +1 तो 2x - 2। और एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हाइड्रोजन पे +1 हो, उस पे माइनस भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ये जो चार्ज है वो डिपेंड करता है साइड में। मान लो अब ये है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, अब वो डिपेंड ऐसे करता है कि 2 के बीच में बॉन्डिंग है, जब इनके बीच में पोर्ट हम टूटे हैं, चार्ज असाइन कर रहे हैं, तो प्लस उस पे आएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मान लो ये है, 2 बच्चे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बच्चे 12th क्लास वाले बच्चे के बीच में फाइट चली 5th वाले में, तो पॉसिबिलिटी है 12th वाला ले लेगा, मान लो चॉकलेट पे चल रही है, समझने के लिए बताइए, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 12th वाला ले ले, जो ले लेगा उस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, तो दे देगा उस पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस। तो वही पॉइंट असाइन, वो साइड में कौन बैठा उसके अकॉर्डिंग चार्ज आता है। सपोज अब मैंने दे दिया, एक तो आदमी H लिखा आपका, एक HF है, आपसे पूछ लिया H पे चार्ज बताइए। अब देखिए यहाँ तो सोडियम है, सबको पता है सोडियम अल्कली मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज प्लस होता है, इससे प्लस ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, इस पे +1 है, तो इस पे चार्ज कैसे आता है, -1। यहाँ चेक करोगे, एक बात आपने यह बात नोट की होगी कि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, तो जब आप दोनों का चार्ज सम करोगे हमेशा 0 मिलेगा। अब फ्लोरीन बताइए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा अपनी साइड इलेक्ट्रॉन, तो इस पे -1 आता है, इस पे +1। अब देखिए हाइड्रोजन तो एलिमेंट था, बट एक में वो +1 चार्ज ले रहे, एक में -1, इसीलिए आपको समझ आ रही है साइड में जो बैठा होता है ना उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि प्लस चार्ज देना है, माइनस चार्ज देना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ आप ऑप्शन में करोगे तो कितना आ जाएगा, x + 2 - 2 आ जाएगा, यहाँ करोगे 0। तो देखिए ऑक्सीजन एक बार -1 से -2, पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, अब 2 कर रहा है, दैट मींस हो रहा है, और इसने पहले तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, बाद में उसने लॉस कर दिया, वो भी दैट मींस ये ऑक्सीडेशन है। तो डिस्प्रोपोर्शन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक ही रिएक्शन में एक ही स्पीशीज का, अब देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। बट रिडक्शन में क्या होता है, पूरे रिएक्शन, उसमें जरूरी नहीं होता कि एक ही चीज का हो, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम डिस्प्रोपोर्शन बोलेंगे, और दोनों चीज हो रही हो। रिडक्स में ऐसा कंडीशन नहीं है, एक स्पीशीज कोई ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी कोई अदर रिडक्शन हो रहा है, उसको हम रिडक्स बोलेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा डिस्प्रोपोर्शन। तो ये 2 मार्क्स के डेफिनेशन एग्जामिनर कैन आस्क। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी इस यूनिट का बैलेंसिंग। जैसे 10th क्लास में आप बैलेंसिंग करते थे, ओनली एटम्स दिए होते थे, फिर आप दोनों साइड बैलेंस करते थे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज K1O4 M+2 एक रिएक्शन है, मालूम एनसीईआरटी की आई थिंक एग्जांपल्स, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। Mn+2 तो कभी भी, और ये कहा इन्होंने एसिडिक मीडियम में, ठीक है, फर्स्ट हम एसिडिक मीडियम बताते हैं, बेसिक इजीली हो जाएगा। फिर तो फर्स्ट जब भी आपको रिडक्स रिएक्शन बैलेंसिंग का दें, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट।
व्हाट टू डू, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो या ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो। एक इससे पहले जब आप बुक खोलोगे तो उसमें एक डिफरेंस क्लियर होगा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो वैसे हम रिकैप करवा रहे हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कि जो बाहर वाले सेल है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उनको स्टेबल होने के लिए कितनी जरूरत होती है। सपोज जितने भी अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सब पे +1 होता है, वैलेंसी फिक्स रहेगी, कभी भी नहीं बदलती। ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है, वो डिसाइन होता है साइड में कौन है, वो हमेशा फिक्स वैल्यू नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 0, +1, -1, फ्रैक्शन इज आल्सो, वो भी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम बताएंगे। बट वैलेंसी की वैल्यू फिक्स रहती है, वो आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से डिसाइड होती है आपका। तो कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लेना, नहीं समझ आए तो बताना, इजी बात दे रखी। पहले ये देखते हैं, सबसे पहले काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। अब देखिए यहाँ पहले से दे रखा था 2, 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यही है +2। अब इस साइड चेक कीजिए, अब आपको निकालना है मेटल का, इसका देखना है। पोटेशियम पे चार्ज आपको पता था +1 है, जिसका निकालना उसको आप क्या मानोगे, x स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन का देखिए, वैसे तो साइड में तो साइड में तो -1 में था, पानी में इतना था, लेकिन जब आप दूसरे के निकाले तब उसकी जो चार्ज होता है, वैलेंसी होती है, वही लेनी होती है आपकी। तो ऑक्सीजन पे -2, कितने ऑक्सीजन है 8, तो 4 दूनी 8 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो +7 आएगी। ओके, तो Mn की वैल्यू +7। अब बताइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। सेकंड स्टेप, रिएक्शन में पता लगाइए ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये और रिडक्शन हाफ सेल। हम एक ट्रिक भी बताएंगे, इजीली कर पाओगे, बट जो स्टेप्स होते हैं लिखने के लिए, तो पहले इस रिएक्शन में ये पहचानिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका। देखिए Sn+2 से +4, पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब 4 दे रहा है। मान लो पहले आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपने दे दिए तो कितने बचे 8, 4 दे दिए कितने बचे 6। अब बताइए 8 इलेक्ट्रॉन से 6 की तरफ जा रहे हो तो लॉस कर रहे हो इलेक्ट्रॉन का, दैट मींस ये ऑक्सीडेशन आपका, इजी सी बात थी, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिएगा K1O4 में Mn+7 में था, बाद में +2, कि पहले तो आप 7 दे रहे थे, अब 2 ही दे रहे हो, तो 5 तो आपने गेन किया ना, लिए आपने, दैट मींस इस स्पीशीज का क्या हुआ है आपका, रिडक्शन। तो आप अलग लिखना चाहो तो अलग लिख लीजिए कि Sn+2 से Sn+4 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब चेक कीजिए कि Mn+7 से Mn+2 में हुआ है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है आपका, 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके किया। ओके, ये काम हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर क्या करना होता है आपको, चार्ज बैलेंस होता है। तो एक तो चार्ज की ट्रिक होती है कि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। बताइए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5, 2 से 5 कट सकता है क्या, नहीं कट सकता। तो हमने बताया था हमें बैलेंस करना पड़ता है, हम इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें, तब लिखिएगा क्या रिएक्शन है। एक बार लिख लेते हैं हम सेपरेट, फिर एक ट्रिक बताएंगे आपको। 2 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 5Sn+2, 5Sn+4। ओके, नेक्स्ट वाले में 2 से किया तो क्या हुआ, 2Mn+7, और यहाँ हो गया आपके पास 2Mn+2। ये काम हो चुका है आपका। इस साइड भी चार्ज बैलेंस है, इस साइड भी, सारी थिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। अभी इसको हम रब करके आगे लिख रहे हैं क्या रिएक्शन बनी आपने। तो देखिएगा हमारी रिएक्शन आई है कि 5MnO4 प्लस में, नहीं सॉरी सर, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 2MnO4, यहाँ देखिएगा 5Sn+2। राइटिंग हमारी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा बोल रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दे लेना। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग से ही राइट खराब है, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया स्कूल लाइफ में बात करें, और अभी नहीं दे रहे, ये हमारी मिस्टेक ही है, ये बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट। ये हो गया आपका। फिर क्या करना होता है स्टूडेंट्स, फिर आपको चेक करना होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर एटम कम जाता है तो बैलेंस कीजिए, दोनों साइड इक्वल हो चुकी हैं। फिर चेक कीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है आपको। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको इस साइड ऐड करने होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या ऐड करना होता है, ये ट्रिक है आपकी एसिडिक मीडियम की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको, अगर मान लो ऑक्सीजन इस साइड है तो उस साइड H2 ऐड करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ जोड़ना है। 2 ही काम करने हैं, काम चल जाएगा। चेक कीजिएगा 4 × 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, दैट मींस यहाँ 8